अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो जनाब नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वेव्स एंड अकूस्टिक्स के नाम से। अगर आप किसी भी बोर्ड के हो सिंध बोर्ड के अलावा तो आपकी किताब में ये चैप्टर वेव्स के नाम से होगा, ऑसिलेशन के बिल्कुल बाद वाला। और अगर आप सिंध बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपकी किताब में यही चैप्टर जो बाकी किताबों में वेव्स के नाम से है, आपकी किताब में ये चैप्टर अकूस्टिक्स के नाम से होगा। कंटेंट सेम है, टॉपिक सेम है, सब चीज सेम है, इसीलिए मैंने इस चैप्टर का नाम रख दिया वेव्स एंड अकूस्टिक्स। ठीक हो गया। पढ़ना क्या है भैया, वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। वेव्स क्या होती हैं, कॉन्सेप्ट का फील लेंगे और पहली बार समझेंगे एक्चुअल में कि वेव्स हैं क्या, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उसकी इक्वेशन क्या होती है, प्रोग्रेसिव वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स, एयर कॉलम में जनरेट होती हैं, साउंड वेव्स। अकूस्टिक्स स्पेसिफिकली कहते हैं स्टडी ऑफ साउंड वेव्स को, तो स्टडी ऑफ साउंड वेव्स भी करेंगे, स्पीड ऑफ साउंड के कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये इस पूरे चैप्टर का पार्ट होने वाले हैं। क्लियर हो गया। तो आज का जो पहला लेक्चर है इसको शुरू करने से पहले देखो भैया, वेव्स का जो एक पार्ट है ये अमूमी तौर पे बच्चों के दरमियान कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझा जाता है, मुश्किल चीज समझा जाता है। तो वो बच्चा जो अच्छे से अच्छा चीता बच्चा भी होता है वो इस टॉपिक में आके इसको रट्टा मारने की तरफ लेके जाता है, क्योंकि उसको ना तो चीजें नजर आ रही होती हैं, ना विजुअलाइज हो रही होती है, ना इमेजिन हो रही होती है, ना कॉन्सेप्ट का फील आ रहा होता है। तो अपना तो एक ही स्लोगन है कि अगर फिजिक्स पढ़नी है तो कॉन्सेप्ट का फील लेके पढ़ो। सारे पैसे किसके, कॉन्सेप्ट के, फील के। तो कोशिश करेंगे इस चैप्टर में भी आपको कॉन्सेप्ट फील कराया जाए और चीजों को विजुअलाइज कराया जाए। क्लियर। अब मेरी आपसे क्या रिक्वायरमेंट है, सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि मैं पूरे चैप्टर को छोटे छोटे यूनिट्स में, लेक्चर्स में करके आपको पढ़ाऊंगा। कोशिश करो जो एक लेक्चर है उसको एक सिटिंग में, एक गो में पूरा देखो, साथ साथ उसके नोट्स बनाते जाओ अपने हाथ से। अगर आप किसी वजह से नोट्स नहीं बना सकते तो मैं हर लेक्चर के नोट्स बनाकर साथ साथ अपलोड करता जाऊंगा और वो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सर क्या इससे पीछे हमें कोई टॉपिक पढ़ा होना चाहिए? अगर आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि ऑसिलेशन वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है जो कि इसके बिल्कुल प्रीवियस चैप्टर है, तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। अगर वो नहीं पढ़ा हुआ तो कोशिश करो पहले वो मुकम्मल कर लो, उसके बाद वेव्स स्टार्ट करना, ताकि आपको कहीं पे भी रट्टा ना मारना पड़े। ठीक है भैया, स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो। सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आता है वो ये होता है कि सर पहले तो ये डिफाइन करें कि वेव होती क्या है, वेव क्या चीज है, किस बला का नाम है वेव। अच्छा देखो भैया, वेव की बुनियादी डेफिनेशन है डिस्टर्बेंस that propagates in a medium, disturbance that propagates या that moves in a medium, disturbance that propagates in a medium। अरे सर ये डेफिनेशन तो क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, यही तो समझ में नहीं आई थी। कोई टाइम अभी समझ में आएगी। डिस्टर्बेंस दैट प्रोपेगेट्स इन अ मीडियम, उसको अपन लोग क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। अब फील करते हैं। सामने मान लो एक दीवार है, उस दीवार के साथ मैंने एक रस्सा बांधा हुआ है, मोटा सा रस्सा, ठीक है, सामने दीवार के साथ बांधा हुआ है और रस्से का एक सिरा, एक एंड मेरे हाथ में और हम ऐसे खड़े हुए। तो अगर मैं यहां पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ये सपोज कर लो भैया मैं हूं, मेरे हाथ में रस्से का एक एंड है और ये दूसरा एंड जो है ये कहां बंधा हुआ है, सामने दीवार के साथ बंधा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इस रस्से को ऐसे एक झटका देता हूं, ऐसे एक जर्क देता हूं, तो ऐसे एक बम्प सा क्रिएट होगा और आहिस्ता आहिस्ता वो बम्प मूव करते हुए जाएगा, दीवार तक जाएगा। यानी कि अगर मैं यहां पे शो करता हूं तो ऐसे एक झटका देने पे एक बम्प क्रिएट होगा जो मूव करता हुआ जाएगा, ऐसे कहां पे जाएगा मेरा बेटा, दीवार तक जाएगा। समझना जरा बात को। ये जो मैंने झटका दिया था, इस झटके की वजह से क्या हुआ, ये बम्प या ये कह लो हम्प लाइक एक उठान सा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ और ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करता हुआ कहां गया, दीवार तक गया। अगर यहां पे दीवार ना होती, कोई बंदा होता, तो उस बंदे के हाथ में भी झटका फील होता, ऐसे ही। अच्छा ऐसे ही है। अब आप नोट करो ये हमारे पास क्या चीज है, ये रस्सा है। मुझे पता है ये रस्सा जो है ये बहुत सारे डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बना होगा, ऐसे ही है ना भाई।
भाई आप ह्यूमन बीइंग हो, आपकी बॉडी भी तो बहुत सारे डिफरेंट सेल से मिलके बनी है ना। इसी तरह कोई भी मैटर है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। तो मैं मान लेता हूं ये जो रस्सा है ये बहुत सारे डिफरेंट पार्टिकल से मिलके बना है। मैं यहां पे वो पार्टिकल दिखाने की कोशिश करता हूं। ये रहा पार्टिकल नंबर 1, ये रहा पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 3, पार्टिकल नंबर 4, पार्टिकल नंबर 5, 6, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। मैंने सिर्फ कुछ शो करा दिया, ठीक है। जब मैंने झटका दिया तो आप नोट करो, ये आपका है पार्टिकल नंबर 1, ये है पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 3, 4, 5, 6 आगे अपनी जगह। आप देखो पहले मेरे झटका देने से पहले या मेरे जर्क देने से पहले सारे पार्टिकल अपनी पोजीशन पर थे, मीन पोजीशन पर, अपनी जगह पर थे। जैसे ही मैंने झटका दिया पार्टिकल 1 अपनी जगह से कुछ ऊपर आ गया, चेक करो, पार्टिकल 1 कुछ ऊपर आ गया, पार्टिकल 2 कुछ और ऊपर आ गया, पार्टिकल 3 कुछ और ऊपर आ गया। अब जब ये जर्क आगे गया, देखो जब ये जर्क यहां से आगे चला गया, अरे भैया जर्क एक ही जगह थोड़ी रहेगा, जर्क तो मूव करता हुआ जाएगा। मैंने डिफरेंट टाइम पर इसकी डिफरेंट तस्वीरें दिखाई हैं आपको। भैया पहले की तस्वीर जब जर्क नहीं दिया, जैसे ही जर्क क्रिएट किया तब की तस्वीर, जर्क थोड़ा आगे गया तब की तस्वीर, और आगे गया तब की तस्वीर, दीवार से टकरा गया तब की तस्वीर। अब आप नोट करो, पार्टिकल 1 कहां गया, ऊपर गया, 2 भी ऊपर गया, 3 भी ऊपर गया, 4, 5, 6 वाले पार्टिकल अपनी जगह पर है। अब जब जर्क आगे चला गया तो आप देखो ये पार्टिकल 1 अपनी जगह पे वापस आ गया, पार्टिकल 2 भी अपनी जगह पे वापस आ गया, पार्टिकल 3 भी अपनी जगह पे वापस आ गया। अब देखो आगे वाले जो पार्टिकल्स हैं 4, 5 से ये कुछ क्या हो गए, ऊपर चले गए। गेटिंग माय पॉइंट? जर्क आगे जा रहा है तो जर्क के आगे जाने की वजह से क्या हो रहा है, पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं अपनी जगह पे। अब आप पहले तो ये डेफिनेशन पढ़ो, डिस्टर्बेंस दैट प्रोपेगेट्स इन अ मीडियम। अब देखो आगे क्या चीज जा रही है, ये जर्क आगे जा रहा है तो यही तो डिस्टर्बेंस है। सर डिस्टर्बेंस क्या होती है? भैया डिस्टर्बेंस होती है गड़बड़ी। जब आप किसी चीज को डिस्टर्ब करते हो तो वो हरकत जो आपने की होती है वही तो डिस्टर्बेंस कहलाती है। सब क्लास अच्छी भली बैठी हुई थी, आपने वहां पे जाके एक छोटा सा क्या करा, आपने छोटा सा एक पटाखा फोड़ दिया वहां जाके, दिस इज डिस्टर्बेंस। सब क्लास अच्छी भली चल रही थी, आपने किसी को एक चमाट लगा दिया, दैट इज डिस्टर्बेंस। सही है। अब ये सब अच्छा वाला सिस्टम था, मैंने एक झटका दिया, दिस इज डिस्टर्बेंस। देखो डिस्टर्बेंस आगे प्रोपेगेट करती नजर आ रही है, आगे मूव करती नजर आ रही है, तो डिस्टर्बेंस दैट प्रोपेगेट्स इन अ मीडियम उसको अपन लोग क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। तो ये वेव है जो कहां जा रही है, आगे जा रही है। इतनी बात समझ आ गई? गुड है। अब मजीद एक चीज नोट करो, क्या आपके पास क्या मैं ये कह सकता हूं ये जो वेव है ये बेसिकली क्या कर रही है, एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है। एनर्जी भी कह सकते हैं, मोमेंटम भी कह सकते हैं। एनर्जी को या मोमेंटम को ट्रांसफर कर रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ट्रांसफर एनर्जी या मोमेंटम का ट्रांसफर कर रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। क्यों सर? अरे भैया तुम तो पांव से निकलो। देखो मान लो यहां पे कोई दीवार नहीं थी, यहां पे कोई और बंदा था। मान लो वहां सामने दीवार नहीं है, रस्से का दूसरा सिरा एक बंदे के हाथ में है। अगर मैं ऐसे झटका देता हूं तो ये बम्प ऐसे मूव करता हुआ जाएगा और उसका हाथ ऐसे होगा, हाँ है ना? सोच के देखो, उसके हाथ को ऐसे झटका लगेगा। ये झटका कैसे लगा? क्योंकि मैंने जो एनर्जी स्ट्रिंग के थ्रू ट्रांसफर करी वही एनर्जी उस तक पहुंची है, तभी तो उसके हाथ को क्या लगा है, झटका लगा है। तो मेरा बेटा हम क्या कहेंगे, ये जो वेव है ये बेसिकली क्या ट्रांसफर करती है, एनर्जी ट्रांसफर करती है। तो वेव इज द ट्रांसपोर्टर ऑफ एनर्जी। ऐसा भी कहते हैं कि ये क्या ट्रांसफर करती है, मोमेंटम ट्रांसफर करती है। अच्छा आगे देखो अब जरा, मुझे एक बात बताओ, आगे क्या चीज जा रही है? क्या ये जो पार्टिकल्स थे क्या ये अपनी जगह से आगे गए कहीं? देखो 1 वाला पार्टिकल अपनी जगह पे था, जब डिस्टर्बेंस यहां थी तो ये ऊपर चला गया, जब डिस्टर्बेंस आगे चली गई तो ये नीचे आ गया। क्या 1 वाला पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के आगे गया? सोचो सर, जगह तो छोड़ी ना 1 वाले पार्टिकल ने, ऊपर गया, ऊपर नीचे जाने की बात नहीं कर रहा। क्या 1 वाला पार्टिकल अपनी जगह छोड़कर डिस्टर्बेंस के साथ प्रोपेगेट होता हुआ जा रहा है? आंसर है नहीं। 1 वाला पार्टिकल अपनी जगह पर ऑसिलेट कर रहा है, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? टू एंड फ्रो। मैंने भी कहा था ऑसिलेशंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देख रहे हो पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। देखो ये जो जब डिस्टर्बेंस यहां थी तो आपका पार्टिकल यहां ऑसिलेट कर रहे थे, जब डिस्टर्बेंस यहां आ गई तो ये वाले पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं। सर ऑसिलेट कैसे कर रहे हैं? अरे भैया जो आपका 4, 5, 6 पार्टिकल था पहले मीन पोजीशन पे था, जैसे ही डिस्टर्बेंस यहां आई अपने मीन से ऊपर आ गए। डिस्टर्बेंस आगे जाएगी, जब आगे चली गई तो यही वाले पार्टिकल आपके सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो देखो हो क्या रहा है, कहानी यूं हो रही है,
पार्टिकल्स ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं और आपकी जो वेव है वो यहां प्रोपेगेट कर रही है। चेक करो, डिस्टर्बेंस जा रही है इस डायरेक्शन में, पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं ऐसे, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। बोलो भैया, क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि जो डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट करती है ना मीडियम, इट डू नॉट ट्रांसफर मैटर। ये मैटर को ट्रांसफर नहीं करती है, और आसान कर लो, इट डू नॉट ट्रांसफर पार्टिकल्स अलोंग विद इट। ये अपने साथ जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं इनको लेकर कहीं नहीं जाती। मीडियम के पार्टिकल्स अपनी जगह रहते हैं, और मीडियम के पार्टिकल्स क्या करते हैं, सुनना जरा, मीडियम पार्टिकल्स क्या करते हैं भैया, मीडियम पार्टिकल्स टेंड टू ऑसिलेट एट देयर पोजीशन। ये अपनी पोजीशन पर क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। अब मुझे पता है किसी के जहन में सवाल आ रहा होगा, सर क्या लाजमी है ऊपर नीचे ऑसिलेट करें? ऐसा नहीं हो सकता कि वेव यहां जा रही है और ये ऑसिलेट ऐसे ऐसे करें, ऐसा भी हो सकता है। अभी आगे चल के पढ़ेंगे, अरे जज्बाती, अभी आगे चल के पढ़ेंगे, ये ट्रांसवर्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट का फील करो। अभी तक हमने क्या पढ़ा, वेव है क्या, डिस्टर्बेंस किसी मीडियम में जो प्रोपेगेट करती हुई जाती है। ये डिस्टर्बेंस करती क्या है, ये डिस्टर्बेंस जहां पर होती है वहां के पार्टिकल्स को ऑसिलेट कराती है। इस डिस्टर्बेंस का खासा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये डिस्टर्बेंस जहां होगी वहां का पार्टिकल क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। डिस्टर्बेंस यहां थी, ये पार्टिकल ऊपर गए फिर नीचे आए, डिस्टर्बेंस आगे गई, आगे वालों को ऑसिलेट कराया, और आगे गई, आगे वालों को ऑसिलेट कराया। साउंड वेव में ऐसे ही तो होता है, मैं कुछ बोलता हूं तो मेरी आवाज जिस पार्टिकल के पास जाती है वो आगे जाता है, आगे वाले को एनर्जी देता है, वो आगे जाता है, ये पीछे आता है। यानी कि ये ऐसे ऑसिलेट करते हैं और साउंड वेव ऐसे प्रोपेगेट करती है, वो भी सारा आगे आएगा। तो डिस्टर्बेंस दैट प्रोपेगेट्स इन अ मीडियम, और क्या करती है, एनर्जी या मोमेंटम को ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। ठीक है, साथ हमने कहा कि ये एक्चुअल में पार्टिकल्स को ट्रांसफर नहीं करती, पार्टिकल्स को अपनी जगह पे क्या करती है, ऑसिलेट कराती है। क्लियर है? अच्छा, मीडियम पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं। अब एक चीज और ध्यान में रखना, ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, ऑसिलेशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मूवमेंट या टू एंड फ्रो मोशन। एक और चीज यहां पे ध्यान में रखिएगा, लाजमी नहीं है कि ऑसिलेशन सिर्फ फिजिकल पार्टिकल्स ही हों, समझा? यह लाजमी नहीं है कि पार्टिकल्स ही अपनी जगह से ऑसिलेट हो रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ऐसी वेव है जिसको मीडियम चाहिए ही नहीं, वहां पे फिजिकल मीडियम नहीं है। जैसे आपके पास लाइट वेव है, अभी लाइट वेव जब फ्लो करेगी, लाइट वेव भी यही है, डिस्टर्बेंस दैट प्रोपेगेट्स इन अ मीडियम। तो जब डिस्टर्बेंस जाएगी, डिस्टर्बेंस का काम क्या है, ऑसिलेशन कराना। सोचो सोचो, सूरज से लाइट आ रही है अर्थ के ऊपर, अब सूरज और अर्थ के दरमियान में तकरीबन वैक्यूम है, कोई फिजिकल मीडिया तो मौजूद नहीं है। तो जब वहां से लाइट वेव आ रही है, डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट करती हुई आ रही है, तो डिस्टर्बेंस का काम है ऑसिलेट कराना। आप बोलो सर वो डिस्टर्बेंस जहां पर है वो क्या ऑसिलेट करा रही है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है। तो जहन में रखिएगा, डिस्टर्बेंस जहां भी होगी वो क्या करेगी, ऑसिलेशन कराएगी। हो सकता है कहीं पर फिजिकल मीडियम पार्टिकल्स ऑसिलेट करे, कहीं पर प्रेशर ऑसिलेट करे। प्रेशर ऑसिलेशन का मतलब प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, साउंड वेव में होता है। डेंसिटी वेरिएट करे या डेंसिटी ऑसिलेट करे, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करती है। अभी आहिस्ता आहिस्ता सब आगे आता जाएगा, कोई जल्दी नहीं है। अभी तक सिर्फ ये क्लियर रखना, वेव का डेफिनेशन, वेव क्या है, ट्रांसपोर्टर ऑफ एनर्जी। एक पॉइंट से एनर्जी को दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करना किसका काम है, वेव का है। डिफाइन कैसे करेंगे, वेव है क्या, वेव इज डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम दैट प्रोपेगेट्स। डिस्टर्बेंस है जो ऐसे मूव करती हुई जा रही है। डिस्टर्बेंस कर क्या रही है, डिस्टर्बेंस मीडियम के पार्टिकल्स को ऑसिलेट करा रही है। जहां है वहां के पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, आगे गई आगे वाले, आगे गई आगे वाले, आगे गई आगे वाले। क्लियर है? इस तरीके से एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। क्लियर हो गई यहां तक की बात? अच्छा, अब आगे देख लो जल्दी से। अब देखो भैया, हमारे पास वेव्स की क्या क्या टाइप्स होती हैं। वैसे तो मेरा बेटा वेव्स को क्लासिफाई करने की बहुत सारी टेक्निक्स है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि इसको मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए, इसको हम कैटेगराइज करते हैं दो हिस्सों के अंदर। एक कहलाती है मेरे बच्चे हमारे पास मैकेनिकल वेव्स, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स।
एक कहलाती है मेरा बेटा हमारे पास नॉन मैकेनिकल वेव्स। समझिएगा जरा, मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स हैं दैट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन। ऐसी वेव जिनको कोई मीडियम चाहिए, विदाउट मीडियम दे कैन नॉट प्रोपेगेट। मिसाल के तौर पे साउंड वेव्स, साउंड वेव को मीडियम चाहिए। आपने बचपन में एक इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट किया होगा, जिसमें ऐसे ग्लास का जार होता है, उसमें इलेक्ट्रिक बेल लगी होती है, उस पर हैमर ऐसे बज रहा होता है, ठीक है। वरना यूट्यूब पे टाइप कर देना इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट, एनिमेशन सामने आ जाएगी। आपको उसकी आवाज आ रही होती है, उसके नीचे लगा होता है एक सक्शन पंप। अगर आप सक्शन पंप को ऑन करो, वैक्यूम पंप को ऑन करो और उसमें से सारी हवा को सक आउट कर दो, बाहर निकाल दो, तो अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। जब अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तो अल्टीमेटली होगा क्या, उसकी कोई आवाज आपको नहीं आएगी, हालांकि हैमर अब भी क्या होगा, बज रहा होगा। तो ये मेरा बेटा हमारे पास क्या होती है, मैकेनिकल वेव्स। तो मेरा बेटा ऐसी सारी की सारी वेव्स जिसको प्रोपेगेट करने के लिए, मूव करने के लिए फिजिकल मीडियम चाहिए होता है, वो क्या कहलाती हैं हमारे पास, मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। साउंड वेव्स हो गई, वेव्स ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग हो गई। इसी तरीके से एयर कॉलम के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस की जाती हैं, वाटर वेव्स हो गई, ठीक है, सिस्मिक वेव्स हो गई, जिसको अर्थक्वेक वाली वेव्स भी कहते हैं, ये सारी मैकेनिकल हैं। नॉन मैकेनिकल वेव्स आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनको मेरा बेटा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं, ज़हन में रखिएगा। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना वैसे तो मेरा बेटा पूरी डिटेल से क्लास 12 का टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स का। मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, पूरा डिटेल से आएगा वहां पे, ठीक है। यहां पे बस इतना समझ लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके पास नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं, यानी कि इनको कोई फिजिकल मीडियम नहीं चाहिए। तो अगर किसी के स्टिल जहन में ये सवाल आ रहा है, सर आपने कहा डिस्टर्बेंसेस दैट प्रोपेगेट इन अ मीडियम, जब यहां पे मीडियम ही नहीं है तो ये प्रोपेगेट कैसे कर रही है? मैंने आगे बताया डिस्टर्बेंस का काम होता है मीडियम के पार्टिकल्स को ऑसिलेट करना। अगर वहां पे मीडियम के फिजिकल पार्टिकल्स मौजूद नहीं है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन की वजह से मूव करती है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती जाती हैं और डिस्टर्बेंस आगे प्रोपेगेट करती जाती है। अभी आगे मजीद आता जाएगा। तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसकी क्या मिसाल है? जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सारी नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं। कौन कौन सी? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, ये विजिबल वही है जिसको आप लाइट कहते हो, ठीक है, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेस और गामा रेस, ठीक है। ये गामा इसका सिंबल हो गया, गामा रेस, क्लियर है। ये सारी एग्जांपल किसकी है? नॉन मैकेनिकल की। इसकी साउंड वेव्स, वेव्स ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, स्प्रिंग के अंदर क्रिएट होने वाली वेव्स, वाटर वाली वेव्स, वाटर वाली वेव्स, इसी तरीके से सिस्मिक वेव्स, ठीक है, ये सारी यहां होती हैं। एक और तरह की वेव्स होती हैं, वो भी आप क्लास 12 में पढ़ोगे, उनको मेरा बेटा हम कहते हैं मैटर वेव्स। वो इन दोनों में कहीं नहीं आती। शायद आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, डी ब्रॉयस हाइपोथेसिस, ठीक है, वेव पार्टिकल डुअलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, या डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से पढ़ा होगा कि एक मूविंग इलेक्ट्रॉन है दैट कैन बिहेव एज अ वेव, जिसके अंदर आपने इसका हाइपोथेसिस पढ़ा होता है, लैम्डा इक्वल्स h डिवाइडेड बाय p। अगर नहीं पढ़ा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या चीज है, ये सब भी हमारा क्लास 12 का पार्ट है। अभी सिर्फ आप ये पढ़ लो, डी ब्रॉय एक साहब थे, उन्होंने कहा कि जो भी आपका मूविंग मैटर है वो मूव करता है एज वेव। क्लियर हो गया। सब एटॉमिक लेवल पे ये चीज बहुत ज्यादा एविडेंट भी होती है। इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए हमारे पास डेविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट भी हो चुका है, साबित है ये बात, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन हैज डुअल नेचर, पार्टिकल है लेकिन जब मूव करता है तो इट कैन बिहेव लाइक अ वेव, या इट विल बिहेव लाइक अ वेव, क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो वो वाली वेव्स जो मूविंग मैटर के साथ एसोसिएट होती हैं वो कहलाती है मेरा बेटा आपके पास मैटर वेव्स। इस पूरे चैप्टर में हमने जो वेव्स पढ़नी है वो भाईजान हमारे पास कहला रही होंगी मैकेनिकल वेव। सारी की सारी मैकेनिकल वेव पढ़ेंगे, और स्पेसिफिकली मैकेनिकल वेव्स के अंदर भी कौन सी पढ़ेंगे? साउंड वेव पढ़ेंगे, या वेव्स ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग पढ़ेंगे, या एयर कॉलम में प्रोड्यूस होने वाली वेव्स पढ़ रहे होंगे। इतना हिस्सा कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा हमारे पास एक और टाइप जो वेव की क्लासिफिकेशन की है वो बेसिकली इस तरह से है कि पार्टिकल्स ऑसिलेट कैसे करते हैं। देखो अभी मैंने आपको जो वेव्स की कैटेगराइजेशन पढ़ाई वो किस बेस पे थी कि वेव
को फ्लो करने के लिए आया मीडियम चाहिए या मीडियम नहीं चाहिए। अब दूसरी कैटेगराइजेशन है वेव्स की प्रोपेगेशन के हवाले से, भले मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए। अब वाली कैटेगराइजेशन इस बेस के ऊपर है कि पार्टिकल्स ऑसिलेट कैसे करते हैं। देखो फिर समझो, वेव क्या है? डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम दैट प्रोपेगेट्स, ट्रेवलिंग डिस्टर्बेंस भी कहते हैं। डिस्टर्बेंस जो भैया एक पॉइंट से कहां जा रही है, दूसरे पॉइंट पे जा रही है। अब इस डिस्टर्बेंस के किसी एक जगह होने पे पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे। तो भैया जब डिस्टर्बेंस मूव करती हुई जा रही है तो पार्टिकल्स ऑसिलेट कैसे कर रहे हैं, इस बेस पे भी हम कैटेगराइजेशन करते हैं। समझो, पहले एक चीज समझ लो मेरा बेटा, एक चीज होती है जिसे आप कहते हो अपनी प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव भी कहते हैं, इसे ट्रेवलिंग वेव भी कहते हैं। वेव का काम क्या होता है? वेव का काम होता है एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो भैया प्रोग्रेसिव वेव कोई भी ऐसी वेव होती है जिसमें एक पॉइंट होता है जहां से ये वेव जनरेट हुई होती है, वहां से ये एनर्जी लेके जाती है किसी दूसरे पॉइंट पे, इसको ट्रेवलिंग वेव भी कहते हैं। अब बोलोगे सर इसमें कौन सी कमाल की बात है, आपने कहा वेव एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफर करती है, तो इसका मतलब सारी वेव्स प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं। बिल्कुल सही, तो सर पढ़ा क्यों रहे हैं फिर? इसलिए अगर आप वेव को ऐसे दो बाउंड्रीज के दरमियान बाउंड कर दो, क्या अब वेव यहां से यहां जा सकती है? नहीं, ऐसी वेव कहलाएगी स्टैंडिंग वेव, जिसको आपने बाउंड कर दिया। वो कॉन्सेप्ट आगे आएगा। तो फर्क करने के लिए समझ लेना, प्रोग्रेसिव वेव कौन सी है? जो अपनी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस से, जहां से वो जनरेट हुई है, वहां से अवे मूव करेगी, एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करके जाएगी और डेस्टिनेशन तक लेके जाएगी। तो ऐसी वेव्स कहलाती हैं प्रोग्रेसिव वेव्स। अब हमारे कोर्स के अंदर जो वेव्स इंक्लूड हैं वो मेरा बेटा कहलाती हैं प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव्स। अगले लेक्चर में इसकी इक्वेशन भी ड्राइव करेंगे और अच्छे अच्छे सवाल आए हुए हैं माजी में, वो भी करेंगे। प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, अब समझ लिएगा जरा अच्छे तरीके से कि प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव है क्या और हम उसे क्या पढ़ेंगे। प्रोग्रेसिव वेव समझ गए, ऐसी वेव जो एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो और एनर्जी को कैरी करते हुए आगे तक ले जाए। सच वेव्स आर टर्म्ड एज प्रोग्रेसिव वेव्स। जैसे मान लो मैं ऐसे चिल्लाऊं, और भाई क्या हाल है, अब मेरी ये बात दूर तक गई, प्रोग्रेसिव वेव। क्लियर हो गया? हार्मोनिक वेव कौन सी होती है? मैंने आपको अभी क्या बताया, वेव क्या है? वेव से मुराद है डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम जो प्रोपेगेट कर रही है। और डिस्टर्बेंस के होने से क्या होता है? पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं। मान लो डिस्टर्बेंस ऐसे जा रही है, मिसाल दे रहा हूं जो अभी स्ट्रिंग वाली मिसाल ली थी, तो आपके जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे ऑसिलेट करेंगे। क्या जितनी भी ऑसिलेशंस होती हैं सारी ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती हैं? नहीं। अगर आपको लग रहा है सारी ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो फिर रिक्वेस्ट है वो पीछे लेक्चर्स मुकम्मल कर लो, वरना आगे मसला होता जाएगा। वो ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक होती हैं जहां पे ये इक्वेशन ट्रू हो जाए, a इक्वल माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। आसान भाषा में, ऑल ऑसिलेशंस आर नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ऐसी वेव जिसके अंदर डिस्टर्बेंस पार्टिकल्स को ऑसिलेट कराए और जो पार्टिकल्स हैं वो कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहे हो, एसएचएम मोशन परफॉर्म कर रहे हो, ऐसी वेव को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव्स। और हमारे कोर्स में यही शामिल है, समझ जाना। इसका मतलब सारी वेव में जो पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, दुनिया भर की सारी वेव में जो पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, उन सब का मोशन सिंपल हार्मोनिक हो कोई लाजमी नहीं है। हमारे कोर्स में जो शामिल है उसमें प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव्स हैं। तो प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव्स क्या होंगी? ऐसी वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एनर्जी लेके जाएं सच दैट उनके पार्टिकल जो ऑसिलेटरी मोशन कर रहे हो वो कौन सा हो? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये सारी इक्वेशन जो पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे उनकी इक्वेशन x इक्वल x नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल की इक्वेशन x नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल था, माइनस का x नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये सब चीज़ों का ग्राफ, इन सब चीज़ों की वैल्यूज सब हमने पीछे सिंपल हार्मोनिक मोशन में कवर किया हुआ है। अब जो मैं आपको टाइप्स बता रहा हूं वो प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव की ही फर्दर टाइप्स हैं, जिसको आप कह रहे होते हो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। किस बेस पे है ये तकसीम हमने करी? मेरा बेटा ये तकसीम इस बेस के ऊपर है कि जब डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट करेगी तो जो पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे वो किस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे। ये तो तय हो गया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे, लेकिन किस डायरेक्शन में करेंगे। समझो, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं।
पहली पॉसिबिलिटी समझना, ये पहली पॉसिबिलिटी कि भैया वेव यहां जा रही है, ये वेव प्रोपेगेट कर रही है, डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट कर रही है, एनर्जी जा रही है और पार्टिकल्स ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं ऊपर नीचे। दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास वेव ऐसे जा रही है और जो पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। सर इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क समझो, देखो रेड मार्कर से मैं बना रहा हूं वो लाइन जिसके अलोंग वेव जा रही है। देखो क्या नजर आ रहा है? वेव इस लाइन के अलोंग जा रही है, बोल भाई हाँ या ना? यस सर। देखो यहां भी देख लो, वेव इस लाइन के अलोंग जा रही है। भैया इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, अलग है, अलग है, समझाने के लिए। वेव इस लाइन के अलोंग जा रही है, वेव इस लाइन के अलोंग जा रही है। अब ग्रीन से मैं वो बना रहा हूं जिस लाइन के अलोंग पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं और ये ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है हमारे कोर्स के अंदर हमेशा, सही है? तो देखो ये आपके पार्टिकल क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं इस लाइन के अलोंग। यहां पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं इस लाइन के अलोंग। नोट करो क्या फर्क है। एक केस के अंदर दरमियान का एंगल कितना है? 90 डिग्री। इस केस में एंगल कितना है? 0 डिग्री। यह कहलाती है ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। कॉन्सेप्ट को फील करें आप, फील करो। ऐसा वेव प्रोपेगेशन, ऐसा डिस्टर्बेंस का प्रोपेगेशन जिसके अंदर पार्टिकल्स ऑसिलेट करें इन अ डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, सच वेव मोशन इज टर्म्ड एज ट्रांसवर्स वेव। यहां पे देखो, ऐसा वेव प्रोपेगेशन जिसके अंदर पार्टिकल्स ऑसिलेट करें इन अ डायरेक्शन विच इज पैरेलल या अलोंग द डायरेक्शन, अलोंग कहते हैं ना, ये दो लाइनें ऐसे आ जाएं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, दीज आर टर्म्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। फिर सुन लो, फिर सुन लो। पहली तकसीम हमने वेव्स की करी किस बेस के ऊपर कि आया उनको मीडियम चाहिए या मीडियम नहीं चाहिए। हो गई तकसीम मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैटर वेव वैसे ही बता दिया था, वो मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल के साथ में नहीं आता, अलग से है वो एक अलग ही, वो क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। फिर अब तकसीम इस बेस पे कर रहे हैं कि भैया वेव है क्या? डिस्टर्बेंस जो ऐसे मूव करती हुई जाएगी। तो जब डिस्टर्बेंस मूव करती हुई जा रही है, इसका काम है ऑसिलेशन कराना। अभी पार्टिकल्स जो ऑसिलेट कर रहे हैं, क्या वो मीडियम जो जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है उसी के अलोंग कर रहे हैं या उसके परपेंडिकुलर कर रहे हैं? अगर पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं इन अ डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ट्रांसवर्स वेव। अगर आपके पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं इन अ डायरेक्शन विच इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, उनको आप कहते हो क्या? लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसका कोई ताल्लुक नहीं है इससे कि इन्हें मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे इसकी अगर मैं मिसालें दूं आपको, तो इसकी मिसालें क्या है? मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूं, एक बार डेफिनेशन को अपने पास नोट कर लो। Such wave motion in which particles of the medium oscillate in a direction which is perpendicular to the direction of propagation of wave, उसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। Such wave motion in which particles of the medium oscillate in a direction which is parallel to the direction of propagation of wave, उन्हें हम कहते हैं longitudinal wave। अरे सर आप इतना तेज बोल लेते, अरे भैया तो 0.5x पे करके सुन लो, ठीक है, मसला हल हो जाएगा। चलो देखो भैया इसकी मिसालें दूं अगर मैं। अच्छा ये मैंने कहीं नहीं कहा कि भाई ये मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल, कोई लाजमी नहीं है, ये वो तकसीम ही नहीं है। हो सकता है इसमें कुछ मैकेनिकल हो, इसमें कुछ मैकेनिकल हो, कोई लाजमी नहीं है। देखो जितनी भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये सारी की सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? ट्रांसवर्स वेव की हैं। सिमिलरली जो वेव्स ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग थी, वेव्स ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, वेव्स ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, जो भी ये रस्से वाली मिसाल जिससे बात शुरू की थी, वो क्या था? ये था। क्यों? पार्टिकल ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, बम्प आगे जा रहा था, पार्टिकल ऊपर गया, नीचे आया, बम्प आगे गया। और मिसाल लो भाई, जो आपके पास वाटर सरफेस के ऊपर आने वाली वेव्स होती हैं, समझना गौर से जरा, वाटर सरफेस के ऊपर आने वाली वेव्स जो होती हैं, वाटर सरफेस की वेव्स, इनको रिपल वेव्स भी कहते हैं, रिपल वेव्स। वाटर सरफेस, ये सरफेस का लफ्ज जहन में रख लेना। देखो समझो, मान लो आप ना ऐसे एक तालाब है, आपने उस तालाब में ऐसे सेंटर में ना ऐसे एक पत्थर गिरा दिया। जैसे ही आप पत्थर गिराते हो, ये तालाब था, पत्थर गिरा, इसके इर्द गिर्द आप कभी नोट करना ऐसे वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, ऐसे वेव प्रोड्यूस होती हैं। और ये वेव्स क्या कर रही होती हैं? ये वेव ऐसे आउटवर्ड मूव कर रही होती है, ऐसे आउटवर्ड मूव कर रही होती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? पत्थर गिराया, वेव प्रोड्यूस हो गई और वेव क्या कर रही है? ऐसे आउटवर्ड मूव करती भी जा रही है। अगर आप वहां पे एक पत्ता रख दो या एक कॉर्क रख दो, कोई ये बोतल है जैसे मेरे पास, इस बोतल का मिसाल के तौर पे एक ढक्कन रख दो वहां पे आप टॉप पे,
जैसे ही ढक्कन रखोगे तो वो ढक्कन ऐसे अप एंड डाउन मूव कर रहा होगा, आगे नहीं जा रहा होगा, अप एंड डाउन मूव कर रहा है। तो ऐसा वेव मोशन जिसमें पार्टिकल अप एंड डाउन ऑसिलेट करे और वेव ऐसे मूव करती हुई जा रही हो, वो क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव होती है। लेकिन ये सिर्फ वाटर के कहां होगा? सरफेस पे होगा। अगर आप अंदर जाके देखोगे वाटर के सरफेस से नीचे, तो वहां पे वाटर वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्यों? क्योंकि पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हुए चल रहे होते हैं। सरफेस पे ऐसा क्या होता है कि वहां पे वाटर वेव ट्रांसफर्स होती है? तो उसका आंसर है सरफेस टेंशन। ठीक हो गया? उस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। तो वाटर वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। अच्छा, और कौन सी मिसालें ले सकते हैं इसमें? आपके पास एक होता है स्लिंकी। स्लिंकी क्या होता है? ऐसे एक ऐसे ना, ऐसे स्प्रिंग सा होता है, ऐसे स्प्रिंग। मान लो एक बहुत लंबा सा स्प्रिंग है, बच्चों के खेलने वाला स्प्रिंग देखा है, एक एंड से आपने उसे बाउंड किया हुआ है, आप उसे ऐसे झटका देते हो तो वो ऐसे बम क्रिएट होगा और वो बम क्या करेगा? आगे मूव करता हुआ जाएगा। तो स्लिंकी के अंदर जो ऐसे झटका देके, जर्क देके आपने प्रोड्यूस किया है, वो भी बेसिकली आपके पास क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव है। अब जरा लॉन्गिट्यूडनल वेव की मिसाल समझ लो भाई। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर मेरा बेटा सबसे पहले तो आपके पास आ जाती हैं साउंड वेव्स। ठीक है, साउंड वेव्स जो मैं बोल रहा हूं, बात कर रहा हूं। ठीक है, और इसके अलावा मेरा बेटा आपके पास जो सिस्मिक वेव्स होती हैं, सिस्मिक वेव्स भी बोलते हैं इन्हें आप, अर्थक्वेक वेव्स भी बोलते हैं। वो जो जमीन की प्लेट्स हिलती हैं ना, तो उसकी वजह से जो वेव जनरेट होती हैं। क्लियर हो गया? इसमें भी पी टाइप एस टाइप वेव्स होती हैं, लेकिन उसकी बहस हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। तो सिस्मिक वेव्स ये भी बेसिकली आपके पास कहां क्लासिफाई होती हैं? यहां पे क्लासिफाई हो जाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा मेरा बेटा इसी स्लिंकी के अंदर देखो, ये स्लिंकी था, इसी स्लिंकी के अंदर अगर मैं इसे क्या कर रहा हूं? कंप्रेस कर रहा हूं या ऐसे स्ट्रेच कर रहा हूं। समझना, देखो ये दो अलग चीजें हैं। यहां पे मैं क्या कर रहा था? मेरे पास एक बड़ा सा स्प्रिंग था, ऐसे जर्क दे रहा था, झटका दे रहा था। तो झटका दूंगा अगर मैं स्लिंकी में, स्प्रिंग में, तो बम क्रिएट होगा और वो बम आगे मूव करता हुआ जाएगा। उस केस में यहां पे ये ट्रांसवर्स वेव होगी। लेकिन अगर ऐसे एक बड़ा सा स्लिंकी है, किसी कार्डबोर्ड सरफेस पे रखा हुआ है या किसी टेबल सरफेस पे रखा हुआ है, ऐसे में ऐसे दबाता हूं और एक्सटेंड करता हूं, दबाता हूं और स्ट्रेच करता हूं, दबाता हूं और खींचता हूं, दबाता हूं और हटाता हूं, इसमें जो वेव प्रोड्यूस होंगी ना, वो मेरा बेटा आपके पास कौन सी होंगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो रही होंगी। क्लियर हो गया? इतना हिस्सा कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, आपके पास जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, समझिएगा जरा मेरा बेटा, आपके पास जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, ये ट्रांसवर्स वेव्स अमूमी तौर पे जो प्रोड्यूस होती हैं, ये सॉलिड्स में प्रोड्यूस होती हैं अमूमी तौर पे। और अगर लिक्विड्स में होंगी भी तो लिक्विड्स के सिर्फ सरफेस पर होती हैं। वजह, ट्रांसवर्स वेव्स को प्रोड्यूस होने के लिए ज्यादा सारी इलास्टिसिटी चाहिए होती है। अच्छा, ये भी समझ लो, और ज्यादा सारी रिजिडिटी ऑफ द मीडियम भी चाहिए होती है। ये भी समझ लो मेरा बेटा कि आपके पास व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस के वेव प्रोपगेट कर सके किसी मीडियम में। तो भैया मीडियम आपके पास होना चाहिए इलास्टिक, मीडियम में इनर्शिया होना चाहिए। सर क्यों? रिवाइज कराते अभी, कॉन्सेप्ट का फील लेंगे, कोई जल्दी नहीं है। वेव्स हैं क्या? डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम जो कि प्रोपगेट करती हुई जा रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। यस सर, डिस्टर्बेंस क्या करता है? पार्टिकल्स को ऑसिलेट कराता है। हमारे केस में ऑसिलेशन हमेशा कैसी होती है? बोलो बोलो, कैसी होती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। रिवाइज करो, मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या कंडीशंस हैं कि आपका पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो क्या था? रीस्टोरिंग फोर्स का आना। तो रीस्टोरिंग फोर्स कब आएगी? जब इलास्टिसिटी होगी। इलास्टिसिटी क्या होती है? अपनी ओरिजिनल शेप, अपनी ओरिजिनल पोजीशन वापस गेन करने की सलाहियत। तो अगर इलास्टिसिटी नहीं होगी तो क्या आपका पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन करेगा? नहीं। अगर इनर्शिया नहीं होगा तो टू एंड फ्रो मोशन कैसे होगा? सोचो, पेंडुलम था, यहां बांध दिया, यहां लेकर गया, छोड़ दिया। रीस्टोरिंग फोर्स पेंडुलम को मीन पॉइंट पर ले आया। अब इनर्शिया ने इसे आगे लेके जाना है, फिर रीस्टोरिंग फोर्स वापस लाएगा, फिर इनर्शिया आगे लेके जाएगा। तो इनर्शिया होना चाहिए मीडियम में, मीडियम के अंदर इलास्टिसिटी होनी चाहिए। क्लियर है? इलास्टिसिटी होगी तभी तो होगा। सर रिजिडिटी क्यों होनी चाहिए? अरे भैया, रिजिडिटी होगी तभी इलास्टिसिटी होगी, रिजिडिटी नहीं होगी तो इलास्टिसिटी कहां से आएगी? ठीक है। सिमिलरली और क्या होना चाहिए? मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट ना हो, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकें। समझना इस बात को भी। देखो भैया,
वेव्स करता क्या है, वेव एक पॉइंट से एनर्जी को दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर करता है। ये कैसे होता है भाई, मान लो मुझे यहां से कोई चीज वो दूर भेजनी है, रास्ते में 10 लोग हैं, मैं अपनी वाली इंफॉर्मेशन पहले बंदे को दूंगा, पहले वाला दूसरे को देगा, दूसरा आगे तीसरे को, तो ये सारे एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर पहुंच गई। अगर हम सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाए, बातचीत ही ना करें, तो क्या इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी? नहीं। तो मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करने चाहिए, दे शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। यही वजह है कि आपके पास हम कहते हैं ऐसा मीडियम होना चाहिए जो बेसिकली क्या कराएगा, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन एक से दूसरे को या एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करेगी विद द ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ मीडियम पार्टिकल। पहला पार्टिकल दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, ऐसे इंटरेक्ट करते हुए जाएंगे, तभी आपके पास एनर्जी क्या होगी, फ्लो करेगी। क्लियर हो गया? तो कंडीशन में रखना, मीडियम शुड बी इलास्टिक, इनर्शिया होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, particles of the medium should be able to interact with each other, should be able to exert force on each other, should not be independent of each other, so that energy and momentum can be transferred from one point to the other point। ध्यान में रखेंगे ये बात। अब देखो, ट्रांसफर वेव सॉलिड और लिक्विड सरफेस में आती है, इलास्टिसिटी ज्यादा चाहिए और रिजिडिटी भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो अपनी जगह छोड़ के ऊपर नीचे जा रहे हैं, वेव ऐसे जा रही है, पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो वहां पे इलास्टिसिटी ज्यादा चाहिए। सिमिलरली अच्छा, लिक्विड सरफेस में ये रिजिडिटी ज्यादा कैसे होती है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। मेरा बेटा हमने फ्लूइड स्टैटिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि आपके पास जो किसी भी फ्लूइड का सरफेस होता है वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। यही वजह मैंने कहा कि जो सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर वेव्स होती हैं, दे आर ऑलवेज ट्रांसफर्स। अगर आप पत्थर डालोगे तो वो ट्रांसफर्स होंगी। सिमिलरली जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ये मेरा बेटा आपके पास कहां पे आती हैं, ये सॉलिड में भी आती हैं, लिक्विड में भी आती हैं और गैस में भी आ जाती हैं, क्योंकि इन्हें इलास्टिसिटी निस्बतन कम चाहिए होती है। यही वजह है कि हमारे पास जो इस चैप्टर में डिटेल से शामिल है वो आपके पास एक तो है वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, जो कि ट्रांसवर्स वेव है, उसमें स्ट्रिंग मीडियम होगा, और वो क्या है, स्ट्रिंग क्या है, सॉलिड है। और जो साउंड शामिल है वो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है, और उसके अंदर हमारे पास उसका गैस में बिहेवियर शामिल होगा, और सॉलिड लिक्विड गैस से रिलेटेड एक आधा एमसीक्यू हमारे कोर्स का पार्ट रहेगा। एक और चीज, एक ये बड़ा फेमस एमसीक्यू है कि चांद के ऊपर अगर कोई एक्सप्लोजन होता है, ये हमें पता है कि सूरज का जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वहां पे फिजन फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो वहां से आवाज यहां पे क्यों नहीं आती, इसलिए कि दरमियान में कोई मीडियम नहीं है, एंड साउंड वेव्स कैन नॉट प्रोपेगेट विदाउट अ मीडियम। क्लियर हो गया? सही, चलो इतना हिस्सा कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलो ठीक है। अब देखो भैया, टेंशन नहीं लो, किसी भी यूनिवर्सिटी के टेस्ट के हवाले से कोई एक सिंगल पॉइंट भी रहेगा नहीं, एक भी चीज बाहर से नहीं आने वाली, किसी किताब का कोई टॉपिक बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलो देखो, अब हमारे पास आगे का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बेसिक्स हमारी काफी हद तक हो गई हैं, अब हमें कुछ मोटी मोटी डेफिनेशंस पढ़नी है और उससे रिलेटेड पास्ट पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हमने एनालाइज करने हैं, सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो देखो, एक चीज और यहां पे क्लैरिफाई कर लो कि मेरा बेटा SHM इज नॉट अ वेव। बहुत सारे बच्चों का ना एक ये गलत कॉन्सेप्ट होता है कि SHM वेव है। नहीं 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 नहीं, SHM वेव नहीं है, SHM वेव नहीं है। SHM क्या है? ऑसिलेशन किसी पार्टिकल का। वेव क्या है? डिस्टरबेंस जो मूव कर रही है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं। SHM एक टाइप ऑफ मोशन का नाम है। वेव वो डिस्टरबेंस है जो एनर्जी को प्रोपेगेट करा रही है, और उसकी वजह से पार्टिकल क्या करते चल रहे हैं, ऑसिलेट करते चल रहे हैं। ठीक है, अब मेरा बेटा हमारे पास जो प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं वो बनती किस तरह से है, अब उसकी एक मिसाल लेते हैं, समझना। ठीक है, और इसी से हमने अपनी बात को आगे लेके चलना है, तो कोशिश करना कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर भी हो जाए और आपको कॉन्सेप्ट फील भी हो जाए। और कहां बनाया जाए, एक और बनाना है, यहां बना लेते हैं। ठीक है, चलो देखो जल्दी से। देखो भैया, अब इसको समझने से पहले नजर है यहां पे, पहले वापस मेरा बेटा हमारे पास वही रस्सा दीवार पे बंधा हुआ है जो पहले बंधा हुआ था, उसका एक सिरा मेरे हाथ में है। मैंने ऐसे एक बम क्रिएट किया तो वो बम आगे मूव करता हुआ गया। तो भैया देखो,
ये मेरे पास वो रस्सा था, ऐसे एक बम क्रिएट किया तो ये भाई साहब ये हो गया, ये आगे जा रहा है ऐसे अपनी मजे से जा रहा है। ये जिस स्पीड से आगे जा रहा है इसे वेव वेलोसिटी कहते हैं, अभी उस पर बात करते हैं। अगर मैं ऐसे एक बम क्रिएट करने के बाद एक और बम क्रिएट करूं, देखो पहले मैंने रस्सी को ऊपर ले जाके छोड़ा था, अब नीचे से ले जाके छोड़ दिया, तो अब एक लोअर बम भी क्रिएट होगा, यानी कि अब सूरत हाल ये हो जाएगी, देखो समझो, बोलो भैया हाँ या ना, ऐसे हो जाएगा। अब ये मूव करेगा, अब दो बम्प हो गए, ऐसे, बात समझ में आ रही है? वो देखा है वो जिम के अंदर कर रहे होते हैं ना लोग, यूं यूं करके, तो वो क्या हो रहा होता है, बम क्रिएट होते हुए जा रहे होते हैं। तो पहले सिर्फ एक किया था तो वो जा रहा था, अब एक और कर दिया तो अब लोअर बम भी क्रिएट हो गया, ऐसे किया फिर ऐसे ऊपर लिया, पहले ऐसे किया फिर ऐसे किया, अब ऐसे फिर से किया तो एक और बम आ जाएगा यहाँ पे, ये एक बम, दो बम, तीन बम हो गए, भी आगे जा रहे हैं। मतलब ऐसी कोई बरकत नहीं हो रही कि ये रास्ता लंबा होता जा रहा है, समझाने के लिए। अगर एक और बार करता हूं तो ये देखो, पॉइंट समझ में आ रहा है? ये एक बम, ये दो बम, ये तीन बम और ये चार बम अब ऐसे मूव करते हुए जा रहे हैं। अगर मैं ऐसे मुसलसल करता चला जाऊं तो क्या आपको नजर आ रहा है, ये इस तरह से एक वेव ट्रेन बन जाएगी? बोल भाई हाँ या ना। अगर मैं ऐसे करता चला जाऊं तो ये क्या बनेगी? वेव ट्रेन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ पल्स एंड वेव ट्रेन। ये पल्स है, एक डिस्टर्बेंस का सेट जा रहा है, ये क्या है? बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस का सेट जा रहा है। ये वेव है, ये वेव ट्रेन है, ये कहलाती है पल्स, ये कहलाती है वेव। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पल्स एंड अ वेव। समझ आ गई? अब सर क्या बंदा खड़ा रहेगा जो सारा जिंदगी यूं यूं करता रहेगा? कोई लाजमी थोड़ी है। अभी और कैसे बना सकते हैं सर? चलो एक और तरह से बना लेते हैं। आपकी वेव ट्रेन बनाने की एक और मिसाल लेते हैं। मान ले भैया यहां पे आपने एक वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम लिया, ये, और इसके साथ एक मास एक्सटेंड हुआ हुआ ऐसे, इसके साथ आपने वो रस्सी बांधी उठा के, ये बांधी रस्सी। क्लियर है? ये मीन पॉइंट पर है अभी अपने, ये मीन पॉइंट है इसका, ये रस्सी बंधी हुई है और ये मीन पॉइंट को शो कर रहा है। अगर मैं इसके साथ मस्ती करूं, इसको नीचे ले जाके छोड़ दूं, और हमारा फ्री ऑसिलेशन का केस है, कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, कोई ड्रैग फोर्स नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसे छोड़ दूं तो भाई नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो यहां बल क्रिएट होगा और ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा और यहां पे ऐसे 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 होता जाएगा। बोलो भैया पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ऐसे आप वेव ट्रेन प्रोड्यूस करते हो, या इसको आप एक और नाम देते हो, इसे हम कहते हैं पीरियोडिक डिस्टर्बेंसेस। तो वेव का डेफिनेशन क्या पढ़ा था? डिस्टर्बेंस प्रोपेगेटिंग इन अ मीडियम। वेव ट्रेन क्या होगी? पीरियोडिक डिस्टर्बेंस प्रोपेगेटिंग इन अ मीडियम। पीरियोडिक डिस्टर्बेंस क्या है? जो अपने आप को रिपीट कर रही है आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। देखो ना ये क्या कर रहा है, नीचे जाता है, ऊपर आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर आता है, एक साइकिल हो गया, फिर यही करेगा, नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, और ऊपर जाएगा, फिर आएगा, फिर चलता जाएगा। क्लियर हो गया? तो भाई साहब ये सूरत हाल जहन में आपने रखनी हैगी। क्लियर है? अब सर ये क्या बनाया है आपने, ये क्या बला बना दी आपने? चलो देखते चलो, अभी आपको ये बला भी समझ में आएगी, और इसी से हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अपने एक्सप्लोर करने हैं। देखो भैया मैंने मान लो ऐसे झटका दिया तो एक अपर बम्प और एक लोअर बम्प क्रिएट हुआ, और ये मेरे पास कुछ इस तरह की सूरत हाल थी। ठीक है, ये वही है, वो रस्सी थी उधर बंधी हुई थी, मैंने ऐसे एक बार ऊपर झटका दिया, एक बार ऐसे यूं किया, तो एक अपर बम्प एक लोअर बम्प क्रिएट हो गया। ये जाहिर है आगे जाएगा अभी, ठीक है, ये आगे जा रहा है और मैं ऐसे करता जा रहा हूं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। ये अभी सूरत हाल मैंने आपको बताई है टाइम t इक्वल्स 0 पर, ये आगे जा रहा है, ये रुका हुआ नहीं है, ये जाहिर है बम रुक थोड़ी सकता है, तो आगे जाएगा। टाइम t इक्वल 0 पे ये क्लियर हो गया। अब कुछ देर के बाद क्या होगा, ये यहां चला जाएगा, और यहां पे आपके पास जब एक और बम दिया तो देखो समझो हुआ क्या, ये वाला पार्ट आगे चला गया और यहां पे देखो कुछ बम और क्रिएट हो गया। अब ये सूरत हाल हो गई टाइम t इक्वल्स t/4 की। फिर कुछ टाइम के बाद ये वाले भाई साहब भी क्या हो जाएंगे, आगे चले जाएंगे। समझना, अब देखो ये आगे चला गया, यहां पे एक और आ गया, अब ये भी थोड़ी देर बाद आगे चला जाएगा। समझते चलो समझते चलो, अभी सब समझ में आएगा। फिर कुछ देर के बाद ये ऐसे आ जाएगा, बस अब मैं रुक गया। ठीक है, ये था मेरा बेटा टाइम t इक्वल्स 2t/4, ये था टाइम t इक्वल्स 3t/4, ये था टाइम t इक्वल्स 4t/4। इसको किताब वालों ने t/2 भी लिखा होता है, 2 से 4 को मारने के बाद इसको किताब वालों ने t भी लिखा होता है। परेशानी की कोई बात नहीं है, अभी सब समझते हैं। सर ये हुआ क्या है, आहिस्ता आहिस्ता समझाएं। देखो आहिस्ता, एक रस्सा बंधा हुआ था, मेरे हाथ में था, मैंने ऐसे एक बार किया और एक बार ऐसे किया, तो एक वेव प्रोड्यूस हो गई, एक लोअर बम्प एक अपर बम्प प्रोड्यूस हो गया। सर इसे वेव क्यों कह रहे हैं, अभी देखते हैं, समझते हैं। ऐसे मूव करती भी जा रही है,
फिर मैंने एक और बार किया, तो वो एक और बार मैंने तो एक झटके में कर दिया, लेकिन आपने 4 तस्वीरें ले ली या 5 तस्वीरें ले ली। देखो समझना, पहले मैंने ऐसे किया तो एक वेव प्रोड्यूस हुई, टाइम t = 0 पे ये पहला स्नैपशॉट आपने खींच लिया, एक तस्वीर ली जिसमें एक अपर बम्प है एक लोअर बम्प है एंड दे आर मूविंग फॉरवर्ड। फिर मैंने ऐसे किया तो एक अपर और एक लोअर बम्प और क्रिएट हो गया। अब आपने उसकी डिफरेंट स्नैप तस्वीरें ली हैं इस डिफरेंट टाइम स्टैम्प पे जब वो क्रिएट हो रहा था। तो देखो ऐसे ये लोअर बम्प क्रिएट हो रहा है, फिर ये अपर बम्प क्रिएट हो रहा है और ये आगे जा रहा है, ज़ाहिर है ये आगे जा रहा है। अब मैं ऐसे करता जाऊंगा तो ये एक और क्रिएट हो जाएगा, एक और करूंगा तो और हो जाएगा, समझ जाना, ठीक है। अब समझो, हमें ये बात पता है, जाहिर है ये किस में क्रिएट हो रहा है, ये क्या चीज़ है, ये रस्सी है भाई, रस्सी को ऐसे झटके झुटके दे रहे हैं ना तो ये क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास रस्सी का पार्टिकल A है, यहाँ पे मेरे पास रस्सी का पार्टिकल B है, ये रस्सी का पार्टिकल A, ये रस्सी का पार्टिकल B, समझते जाए, ठीक हो गया। रस्सी का पार्टिकल A और रस्सी का पार्टिकल B, ठीक है। ये हर जगह पे रस्सी के पार्टिकल तो अपनी जगह पर ही हैं, ये आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, रस्सी के पार्टिकल्स आगे नहीं जा रहे। ये तो हमने पढ़ा था कि वेव जो है वो क्या करता है, मैटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करता, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम को ट्रांसपोर्ट नहीं करता, वो ऑसिलेट करते हैं। देखो ये ए पार्टिकल देखो यहां पे था, अब उसके बाद ए पार्टिकल कहां गया, नीचे आया। देखो पार्टिकल यहां से क्या हुआ, नीचे आया, चेक करो, पार्टिकल नीचे आया। अब पार्टिकल ए पर, ये ए पार्टिकल है ना, इसी की बात चल रही है। इसके बाद ए पार्टिकल क्या हुआ, ऊपर गया। ये देखो यहां से पार्टिकल क्या हुआ, ऊपर गया, मीन पोजीशन पे आया, ये ए पार्टिकल है। अब यहां से फर्दर आपका पार्टिकल कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ये आ गया आपका ए पार्टिकल। अब यहां से वापस आपका पार्टिकल क्या होगा, नीचे आएगा। अगर आप थोड़ी देर के लिए सिर्फ ए पार्टिकल को देखो, बाकी सबको भूल जाओ, तो आपको यह बात नजर आ रही है कि आपके ए पार्टिकल ने ए फॉर एप्पल, आपके ए पार्टिकल ने एक साइकिल या एक ऑसिलेशन मुकम्मल किया। चेक करो, आपके ए पार्टिकल ने एक ऑसिलेशन या एक साइकिल मुकम्मल किया। भैया एक साइकिल का डेफिनेशन क्या होता है, 2 पॉइंट्स बताए दे, जहां से शुरू वहीं खत्म, दोनों एक्सट्रीम को एटलीस्ट एक बार टच करना है, समझना। मान लो पेंडुलम को यहां से छोड़ा, पेंडुलम यहां से छोड़ा, पॉजिटिव एक्सट्रीम से छोड़ा, ये साइकिल पूरा हुआ नहीं, क्यों, जहां से शुरू वहीं खत्म, वहां से शुरू किया था वहीं खत्म करना है। ये गया वापस आया, एक साइकिल हो गया। यहां से छोड़ता, ये गया वापस आया, एक साइकिल हो गया। मीन से छोड़ो, ये गया वापस आया। सर जहां शुरू वहां खत्म हो तो गया, लेकिन भैया दोनों एक्सट्रीम टच थोड़ी हुए, सिर्फ वही वाला हुआ, ये गया आया। ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट देखो, यहां से शुरू हुआ था, यहां से गया पहले नेगेटिव एक्सट्रीम, फिर आया मीन पर, फिर गया पॉजिटिव एक्सट्रीम, फिर आया मीन पे। चेक करो, मीन पे था, मीन से गया नेगेटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम से आया पॉजिटिव, मीन से गया नेगेटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम से आया मीन, मीन से गया पॉजिटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम से फिर कहां आया, मीन पर आया। एक साइकिल पूरा हो गया, एक ऑसिलेशन पूरा हो गया। एक ऑसिलेशन को मुकम्मल करने का जो टाइम होता है वो क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। अब समझ में आ रहा होगा मैंने ये टाइम स्टैम्प भी ऐसे क्यों लिए, क्योंकि मैंने टाइम स्टैम्प के 4 टुकड़े कर दिए थे उठा के। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये ए पार्टिकल ने किया है, जरा बी पार्टिकल को भी देख लेते हैं एक नजर। देखो बी पार्टिकल, बी पार्टिकल कहां है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है। अरे भैया ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, यहां से आपका बी पार्टिकल नीचे आएगा, कहां पे, मीन पोजीशन पे। देखो आ गया मीन पोजीशन पे। यहां से आपका बी पार्टिकल फर्दर नीचे जाएगा नेगेटिव एक्सट्रीम पे, देखो आ गया नेगेटिव एक्सट्रीम पे। यहां से आपका बी पार्टिकल ऊपर जाएगा मीन पे, देखो आ गया मीन पे। यहां से आपका बी पार्टिकल फर्दर ऊपर जाएगा पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, चेक कर लो, चला गया। देखो देखो देखो, क्या बी पार्टिकल ने भी साइकिल किया, देखो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था, यहां से कहां आया, मीन पर, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे, देखो फिर मीन पर, फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। क्या बी पार्टिकल ने भी एक साइकिल पूरा किया, हाँ या ना। एक और चीज नोट करो, क्या मैं ये कह सकता हूं जितनी देर में ए ने अपना साइकिल मुकम्मल किया उतनी देर में बी ने भी अपना साइकिल मुकम्मल किया, हाँ या ना। इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास नोट करना, जब डिस्टरबेंस प्रोपगेट करती हुई जाती है तो सारे पार्टिकल्स एक ही जैसे टाइम पीरियड से ऑसिलेट करते हैं, एक ही जितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते हैं। फील आ रहा है, डिस्टरबेंस प्रोपगेट करती हुई जाती है तो पार्टिकल एक ही जितने टाइम पीरियड से ऑसिलेट करते हैं और एक ही फ्रीक्वेंसी से क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। बोलो भैया समझ आ रहा है, एक ही जितने टाइम पीरियड से ऑसिलेट किया और
एक ही जितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट किया। क्यों? अरे भैया आपके सामने है, देखो जितनी देर में ए ने अपना साइकिल पूरा किया उतनी देर में बी ने अपना साइकिल पूरा किया, और इसको हमने क्या नाम दिया? टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। तो हम क्या कहेंगे? सारे पार्टिकल्स की ऑसिलेशन का टाइम पीरियड एक बराबर है। आगे वाला भी कोई देख सकते हो भैया, मान लो यहां एक पार्टिकल सी था, ये पार्टिकल सी था, इसको देख लो भाई, पहले मीन पोजीशन पर है, फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम पर गया, फिर मीन पर आया, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पर गया, फिर कहां आ गया? मीन पे। उसने भी अपना एक साइकिल तभी मुकम्मल किया। अब देखो, अब यहां से मेरा बेटा मैं आपको डिफाइन करने लगा हूं कॉन्सेप्ट ऑफ वेवलेंथ। अब कॉन्सेप्ट का ना फील ले लेना कि वेवलेंथ होता क्या है। वेवलेंथ को भैया हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, बचपन से पढ़ते आए होंगे। वेवलेंथ है क्या? एक वेव की लेंथ। सर क्या मतलब? एक वेव की लेंथ समझना, जितनी देर में आपका एक पार्टिकल अपना ऑसिलेशन मुकम्मल करेगा उतनी देर में वेव जितना फासला मुकम्मल करेगी उसे कहते हैं वेवलेंथ। या इसको किताब वाले यूं कहते हैं, डिस्टेंस, समझिएगा समझिएगा, फील करिएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड। डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में आपकी वेव ने जितना फासला कवर किया उसे अपन लोग क्या कहते हैं? वेव लेंथ कहते हैं या लेंथ ऑफ द वेव कहते हैं। सर मिसाल से समझाएं। अरे भैया देख देख देख, समझ समझ समझ, ये वेव यहां थी, वेव इस वाले पॉइंट को देखना, सिर्फ तूने इस वाले पॉइंट को देखना, आगे पीछे नहीं देख, सिर्फ इस वाले पॉइंट को देख। इस वेव यहां थी शुरू में, इस पॉइंट को देख। हम हर पॉइंट के लिहाज से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको देख ले भाई, इस पॉइंट को। मैंने क्या लिखा? डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड। देख टाइम t इक्वल 0 पे ये वाला पॉइंट यहां था, टाइम t इक्वल t पे देख ये वाला पॉइंट कहां है? ये वाला पॉइंट ये है, सॉरी ये है, यहां पे तो टाइम t हुआ ही नहीं ना, ये है। बोल भाई हाँ या ना? ये पॉइंट है ना? अरे भैया ये पॉइंट था, ये पॉइंट यहां आया, फिर यहां गया, फिर यही तो पॉइंट है। बोल भाई समझ आ रहा है? देख ये पॉइंट, ये आगे आ गया, फिर ये और आगे आ गया, ये और आगे आ गया, ये और आगे आ गया। तो भाई साहब ये जो पूरा डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को अपन लोग कहेंगे वेवलेंथ। फिर सुन लो, फिर सुन लो, कोई जल्दी नहीं है, कॉन्सेप्ट का फील लेके जाओ। क्या पढ़ा, क्या सीखा? डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में या जितनी देर में एक पार्टिकल का चक्कर मुकम्मल होता है, ऑसिलेशन मुकम्मल होता है, साइकिल मुकम्मल होता है, उतनी देर में वेव ने आगे जितना प्रोग्रेस किया उसको अपन लोग क्या कहते हैं भैया? उसको हम कहते हैं वेव लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। तो मैंने कहा भाई इस पॉइंट को देख, तो सिर्फ टाइम t इक्वल 0 पे ये पॉइंट यहां था, तो भाई ये पॉइंट मार्क कर लिया। अब टाइम t इक्वल कैपिटल T पे जब इस पॉइंट ने या इस पार्टिकल ने एक चक्कर पूरा किया तो ये वाला पॉइंट उठ के यहां से यहां आ गया, तो भैया इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा इसको हम कहेंगे वेव लेंथ या लेंथ ऑफ द वेव। अच्छा और मिसाल से समझाएं सर, और मिसाल समझ ले भाई। इस वाले पॉइंट को देख ले भाई, इसको देख ले, इस पॉइंट को, इसको, ये यहां पे था, सिर्फ इस पॉइंट को देखना है। अब सिर्फ इस पॉइंट को देखना, इस पॉइंट को देख, अगर नहीं समझ में आया इस पॉइंट को देखना। देख ये पॉइंट कितना आगे गया। जब बी ने अपना चक्कर मुकम्मल किया तो भाई यहां चक्कर मुकम्मल हुआ, ये वाला पॉइंट यहां पे आ गया, तो भैया ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा? वन वेवलेंथ, या इसको अपन लोग कहेंगे लैम्डा। यूनिट क्या होगी भाई? मीटर। और डायमेंशन क्या होगी? एल। सही है ना? एल पावर 1 या m पावर 0, एल पावर 1, t पावर 0, जैसे मर्जी लिख लो भाई। अच्छा सर इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो भी बता दे। फॉर्मूला भी सुन ले भाई। हमें पता है हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन S इक्वल v इंटू टी, यही है। अब समझना समझना समझना, देखो ये वाला पॉइंट पहले यहां था, बोलो भैया हाँ या ना? ये पॉइंट पहले यहां था, गोया ये डिस्टेंस कवर किया, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कवर किया इसने। अरे भैया हाँ या ना? ये पॉइंट पहले यहां था, ये डिस्टेंस कवर किया, और इस डिस्टेंस को आपने क्या नाम दिया है? लैम्डा का। तो s की जगह पे क्या आ गया? लैम्डा। v से मुराद है वेव वेलोसिटी, वेव कितनी वेलोसिटी से आगे प्रोपेगेट कर रही है। सही है, ये आ गया v। और कितने टाइम में किया? टाइम पीरियड में। अरे भैया जितनी देर में पार्टिकल ने एक ऑसिलेशन पूरा किया उतनी देर में ये पॉइंट उठ के यहां आ गया, तो ये आ गया टाइम पीरियड। अब हमें बताए फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या होता है? 1/t रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं लैम्डा विल बी इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय 1/f। भाई t को वहां फेंक, f को नीचे लिया, f को वहां ले जाएंगे, तो v विल बी इक्वल टू f टाइम्स ऑफ लैम्डा। क्लियर हो गया? तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेवलेंथ? तो भैया वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव
इन वन टाइम पीरियड। जितनी देर में पार्टिकल ने एक चक्कर मारा उतनी देर में वेव जितना आगे गया उसको हम कहते हैं वन वेव लेंथ, v इक्वल्स एफ लैम्डा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सर दूसरी करके पता नहीं कितनी बता दी आपने ये देखो भैया, ये जो v है ना अपने पास नोट कर लेना, ये है वेव वेलोसिटी। ये क्या है? दिस इज वेव वेलोसिटी। सर तो हमें भी पता था, फिर नोट करना, वेव वेलोसिटी अलग चीज होती है, पार्टिकल वेलोसिटी अलग चीज होती है। सर पार्टिकल की वेलोसिटी, अरे भैया वेव क्या है? डिस्टरबेंस जो प्रोपेगेट कर रही है। तो ये जो डिस्टरबेंस मूव कर रही है, क्या इसकी कोई स्पीड होगी? यस सर, इसकी जो स्पीड है, जिस रफ्तार से एनर्जी प्रोपेगेट कर रही है, वो कहलाती है वेव वेलोसिटी। और डिस्टरबेंस के किसी पॉइंट पे होने पे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, यस सर, पार्टिकल जिस स्पीड से ऑसिलेट करेगा वो कहलाएगी पार्टिकल की वेलोसिटी। और पार्टिकल की वेलोसिटी की एक्सप्रेशन हम पढ़ चुके हैं, एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हमने पढ़ी थी, एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। तो अपने पास नोट कर लेना कि भैया वेव वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू द पार्टिकल वेलोसिटी। क्लियर है? समझ आ गई? इतना हिस्सा कॉपी कर लो, मैं ये राइट साइड वाली चीज मिटा रहा हूं। वेवलेंथ पढ़ लिया, और डेफिनेशंस पढ़ते हैं। अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास ना कुछ छोटी छोटी चीजें समझने के लिए और है। अगर आप चीजों को फील करते हुए जाओगे कोई रट्टा नहीं है। वेवलेंथ समझ गए कि जितनी देर में आपका पार्टिकल एक ऑसिलेशन मुकम्मल करता है उसके टाइम को अपन लोग कहते हैं टाइम पीरियड। तो एक कंप्लीट टाइम पीरियड में वेव जितना आगे मूव करता है, डिस्टरबेंस जितना आगे मूव करता है, उसे हम कहते हैं वेव लेंथ, एक वेव की लंबाई। तो यहां से यहां आ गया एक टाइम पीरियड में, ठीक है, वेवलेंथ हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या पढ़ा है हमने? फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। भैया 1 सेकेंड में बॉडी ने कितनी ऑसिलेशन करी। अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल किसी बॉडी का फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज, इसका मतलब 1 सेकेंड में 2 बार ऑसिलेट हो रहा है। इसके लिहाज से देखो ए का एक ऑसिलेशन क्या है? ये ए है, नीचे गया, मीन पर आया, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे गया, मीन पर आया, एक ऑसिलेशन, नीचे गया, मीन पर आया, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे गया, मीन पर आया। ऐसे 2 ऑसिलेशन 1 सेकंड में हुए, इसका मतलब समझ गए? तो हमने ये भी पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास होता है टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। अब जरा यहां पे ना एक चीज को फील करो, तो मैं यहां की जो डेफिनेशन वेव्स के चैप्टर में पढ़ाई जाती है, ये तो एसएचएम में पढ़ाई जाती है। अब जो वेव्स के चैप्टर में पढ़ाई जाती है ना, उसको फील करना। और यहां से एक जबरदस्त बात बताता हूं आपको, देखो फील करो। देखो इतनी बात समझ में आई, जब एक पार्टिकल एक ऑसिलेशन पूरा करेगा तो वेव एक वेवलेंथ के बराबर आगे जाएगा, हाँ या ना? एक ऑसिलेशन मतलब एक वेव गुजरा। देखो समझो, यहां से एक वेव गुजरने का मतलब क्या है? यहां से देखो, इसको अगर मैं मार्क करता हूं, ये डॉटेड लाइन से करता हूं, समझो मेरा बेटा ये पूरी एक वेव है ना, हाँ या ना? अरे भाई हाँ या ना? अगर यहां से एक वेव गुजरी, समझना बात को जरा, अगर इस पॉइंट से एक वेव गुजरी, देखो इस पॉइंट से ये पूरी एक वेव गुजरी, जब इस पॉइंट से एक वेव गुजरी तो इसकी एक ऑसिलेशन हुई। भैया जब एक वेव गुजरी तो इसकी एक ऑसिलेशन पूरी हुई। अगर यहां से 2 वेव्स गुजरती तो इसकी 2 ऑसिलेशन होती। अगर 3 वेव्स गुजरती तो 3 ऑसिलेशन होती। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी वेव्स क्रॉस कर रही हैं? 1 सेकेंड में एक वेव गुजरी तो एक बार ऑसिलेट करेगा। भैया एक वेव का मतलब एक ऑसिलेशन। एक वेव गुजरी, एक ऑसिलेशन। 1 सेकेंड में 2 वेव गुजरी, 2 ऑसिलेशन। 1 सेकेंड में 3 वेव गुजरी, 3 ऑसिलेशन। 1 सेकेंड में 4 वेव गुजरी, 4 ऑसिलेशन। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ऑसिलेशन या साइकिल इन 1 सेकेंड। साथ आप ये भी कह सकते हो कि नंबर ऑफ वेव्स, सुनना गौर से, नंबर ऑफ वेव्स क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट, क्रॉसिंग अ पॉइंट पर सेकेंड। सही है? अब आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रही है चीजें।
कोई रट्टा तो नहीं मारना पड़ा भैया। एक पॉइंट से जब एक वेव गुजरेगी तो वो पॉइंट एक ऑसिलेशन करेगा, दो वेव गुजरेंगी तो दो ऑसिलेशन करेगा, तो जितनी ज्यादा वेव गुजरेंगी उतनी ज्यादा ऑसिलेशन करेगा। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो नंबर ऑफ वेव्स क्रॉसिंग दैट पॉइंट पर सेकंड भी तो फ्रीक्वेंसी है। जितनी वेव क्रॉस करेंगी उतनी ऑसिलेशन करेगा। तो नंबर ऑफ वेव्स क्रॉसिंग अ पॉइंट पर सेकंड, ये भी क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का एक और डेफिनेशन क्या बन गया यहां से? नंबर ऑफ वेव्स क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू क्रॉस। मिसाल के तौर पे आपको कहता है भैया 40 वेव्स किसी पॉइंट से गुजरी और टाइम कितना लिया? 10 सेकेंड। बताइए फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 40 वेव गुजर रही हैं 10 सेकेंड में, तो भैया 40 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 4 वेव गुजरी है पर सेकेंड। तो जब एक पॉइंट से पहली वेव गुजरी, पार्टिकल का एक ऑसिलेशन, दूसरी एक और, तीसरी एक और, चौथी एक और, तो 4 वेव पर सेकेंड गुजरी, मतलब पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? 4 हर्ट्ज, क्योंकि वो 4 बार ऑसिलेट करेगा। क्लियर है? अब एक मजेदार चीज सुनो, वेव्स के अंदर डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ वेव्स क्रॉसिंग अ पॉइंट पर सेकेंड से। सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या ऑसिलेशन पर सेकंड से। सर्कुलर मोशन में डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड से फ्रीक्वेंसी को। तो फिजिक्स का ऐसे इंटेंगलमेंट नजर आ रहा है। सर्कुलर मोशन वीक तो एसएचएम में मार खाओगे, एसएचएम वीक तो वेव्स रुलाएगा, और वेव्स वीक है तो आगे फिजिकल ऑप्टिक्स रुलाएगा, क्लास 12 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रुलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रुलाएगा, मॉडर्न फिजिक्स रुलाएगा। तो पूरी फिजिक्स ऐसे है आपस में। क्लियर है? चलो, अब अगली चीज होती है मेरा बेटा हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल को मुकम्मल करने का, या एक ऑसिलेशन को, कुछ भी कह लो यार, अब तो समझ ही गए ना, एक साथ ही हो रहा है। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एक साइकिल या एक वाइब्रेशन या एक वेव या एक ऑसिलेशन। ये सब बातें एक ही हैं, बस कॉन्सेप्ट अलग अलग है। वाइब्रेशन या ऑसिलेशन का मतलब इस पार्टिकल का एक ऑसिलेशन मुकम्मल करने का टाइम। साइकिल का मतलब हमें पता है जब कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो उसको आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में साइकिल से तशबीह देते हो। वेव का मतलब क्या है? देखो भैया, इस पॉइंट से ये वाला, मतलब देखो आपके पास जो वेव थी ना वो यहां से यहां तक आ गई, यानी कि इतना डिस्टेंस कवर किया, तो टाइम कितना लगा इसको? टाइम पीरियड के बराबर। एक वेव को गुजरने में कितना टाइम लगता है? एक वेव पूरी गुजरेगी तो एक ऑसिलेशन पूरा होगा और एक साइकिल पूरा होगा, उसका जो टाइम है वो क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। क्लियर हो गया? और वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को रिलेट करने वाली इक्वेशन v इक्वल्स एफ लैम्डा कहां से आई मैंने ड्राइव करके दिखा दिया। और क्या चीज होती है भैया इसके अंदर? और एक दो चीजें और होती हैं, वो भी देख लो। एक चीज होती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का आगे के लेक्चर में और तस्करा भी आने वाला है, ठीक है। इंटेंसिटी क्या है? देखो फिर वापस वही बात, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? वेव। वेव का काम क्या है? एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। तो इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर के एरिया से कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हुई है उसे आप कहते हो इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन अ डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। सर ये आखिर में क्या बोला ब्लू करके आपने? आखिर में बोला इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। गोया वेव जिस सिम्त में जा रही है उस सिम्त में ही डिफाइन होगी इंटेंसिटी। क्यों? अरे भैया वेव जिस डायरेक्शन में जा रहा है एनर्जी का फ्लो भी तो उसी डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा? तो ये क्या है? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। इसकी यूनिट भी देख ले भाई, एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल, और ये क्या है? एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर, ये क्या है? टाइम यानी कि सेकेंड। जूल पर सेकेंड वॉट भी कहलाता है पावर की यूनिट, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर भी आपकी इंटेंसिटी की यूनिट होती हैगी। चलो भैया कॉपी कर लो, कुछ और चीजें पढ़ते हैं और उसके बाद अपने क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखो मेरा बेटा, जिस तरह से हमने ट्रांसवर्स वेव का मैकेनिज्म देखा या ट्रांसवर्स वेव्स का कॉन्सेप्ट देखा, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का भी कॉन्सेप्ट होता हैगा, ठीक है। अब जरा पहले रिवाइज कर लो, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपके पास हुआ क्या करती थी, फिर देखते हैं कि इसके अंदर आपके पास क्या होता है। क्या इसमें भी आपके पास क्रस्ट रफ होता है या इसमें कुछ और मैकेनिज्म होता है, ठीक है। देखो
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, जैसे मैं कोई बात कर रहा हूं, पहले रिवाइज कर लो कि होती क्या थी। वेव आपके पास क्या होती है, ऐसी डिस्टर्बेंस जो कि प्रोपेगेट करेगी। तो ये मान ले मेरा बेटा आपके पास वेव है जो कि प्रोपेगेट करती हुई जा रही है, एनर्जी मोमेंटम मूव करा रही है। ये जो पार्टिकल्स को ऑसिलेट कराएगी, ये पार्टिकल्स की ऑसिलेशन इसी लाइन के अलोंग होगी जिस लाइन के अलोंग आपकी वेव क्या कर रही है, मूव कर रही है। ऐसा वेव मोशन जिसमें वेव प्रोपेगेशन इज पैरेलल टू द लाइन अलोंग विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर ऑसिलेटिंग। एग्जांपल क्या है, साउंड वेव्स। अब पहले समझो लॉन्गिट्यूडनल वेव में होता क्या है, फिर इसका यहां पे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें क्रस्ट ट्रफ नहीं बनते, इसमें कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस बनते हैं। क्या होता है, कैसे होता है, समझते हैं। देखो मान लो यहां पे मेरे पास आगे 10 के करीब पार्टिकल्स हैं, एयर के 10 के करीब पार्टिकल्स हैं, ऐसे लाइन से मौजूद हैं, थोड़े थोड़े फासले पर। मैंने कुछ बोला, ये सारी एनर्जी पहले पार्टिकल के पास गई, वो गया अगले वाले के साथ जाके टकराया, अपनी एनर्जी उसको दी, वो आगे गया। ये वाला जो एयर पार्टिकल था जो एनर्जी पहले लेकर गया था वो पीछे आया, गोया इसने ऑसिलेटरी मोशन किया। आगे वाले से टकराया, एनर्जी उसे दी, पीछे आया। अगर मैं फिर कुछ बोलूंगा अब ये फिर जाके इससे टकराएगा। यानी जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता जाऊंगा, ये एयर का मॉलिक्यूल टू एंड फ्रो मोशन करेगा, आगे वाले से टकराएगा। देखो समझना, अब मैं ना बार बार बात करता जा रहा हूं। देखो समझो बात को, पहले मैंने एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करी, ये सारे एयर मॉलिक्यूल थे, पहले वाले को एनर्जी मिली, वो आगे वाले के पास आया, टकराया, अपनी एनर्जी दी, ये आगे गया, ये वाला पीछे आ गया। मैंने कुछ और बोला, ये फिर एनर्जी लेके आ रहा है और ये वाला अपनी एनर्जी दे के पीछे आ रहा है। दोनों ऐसे टकराए, ये पीछे गया एनर्जी देने के बाद, ये आगे गया एनर्जी लेकर। तो ऐसे टू एंड फ्रो मोशन चल रहा होता है। सच मोशन या सच वेव इज टर्म्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसको भी डिफाइन करने का तरीका होता है और इसके अंदर भी हम इसी तरह से डिफाइन करते हैं। और वो किस तरह से करते हैं, अब देखो आप समझना। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि कहीं कहीं पे आपके पास जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो एक दूसरे के करीब करीब होंगे, कहीं कहीं पे दूर दूर होंगे। क्यों सर, समझो फिर फील करो, फिर यहां पे आएंगे। बना के सीख लेना तो कोई कमाल नहीं है, पहले सीखो कि बात क्या हो रही है। इसको एनर्जी मिली, ये आगे आया, इसको दी एनर्जी, ये आगे गया और ये वाला पीछे आ गया। इन दोनों के दरमियान गैप क्रिएट हो गया, ये रेयरफैक्शन है। इसको दोबारा एनर्जी मिली, ये आगे आ रहा है, ये अपनी एनर्जी छोड़ के पीछे आ रहा है, कंप्रेशन। समझ आ रहा है, जहां पे पार्टिकल्स करीब आ जाएं कंप्रेशन, दूर चले जाएं रेयरफैक्शन। मैंने स्टार्ट में बताया था डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट करती है मीडियम में, ऑसिलेशन कराती जाती है। ऑसिलेशन में सिर्फ ये नहीं होता पार्टिकल्स वेरी करते हैं, प्रेशर भी चेंज हो सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है, जहां पार्टिकल्स करीब आएंगे प्रेशर बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। पार्टिकल्स करीब आए उतनी जगह में ज्यादा मास आ गया, डेंसिटी बढ़ गई, दूर गए डेंसिटी कम हो गई। ये सब पार्ट आगे भी आता चला जाएगा। अभी पहले सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि ये बेसिकली हमारे पास बनता किस तरह से, ठीक है। इसको भी मैं मिटा दूंगा, ठीक है। चलो अब जरा समझते चलो, इसको पहले मिटा दे, टेंशन कोई नहीं है, अभी सब समझ में आ जाएगा। भाई ये बात ध्यान में रखना, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन वाला पार्ट, ठीक है। चलो देखते चलो। अब देखो मेरा बेटा, यहां पे आपको नजर आ रहा है, ये वो जगह है, यहां पे चेक करो, ये वो जगह है जहां पे मेरा बेटा आपके पास पार्टिकल्स करीब करीब है। ये कहलाता है कंप्रेशन। क्या कहलाता है, कंप्रेशन, कंप्रेशन, ठीक है। यहां पे पार्टिकल्स करीब करीब है, कंप्रेशन। यहां पे देखो पार्टिकल्स दूर दूर है, ये मेरा बेटा आपके पास क्या कहला रहा होता है, रेयरफैक्शंस। शो इसको भी हम इस तरह के एक साइनोसॉइडल कर्व से ही करेंगे। ये मेरा बेटा आपके पास क्या कहला रहा होता है, रेयरफैक्शंस। इसको इस तरह भी ड्रॉ करके दिखाया जाता है। यहां पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये पार्टिकल्स को शो कर रहा है जो करीब करीब है, समझ रहे हो। ये मेरा बेटा आपके पास पार्टिकल्स है जो करीब करीब है, कंप्रेशन वाला पार्ट। अब ये वाला पूरा पार्ट जो है ना मेरा बेटा, ये पूरा पार्ट ये कहला रहा है रेयरफैक्शन वाला पार्ट। तो कंप्रेशन जहां पार्टिकल्स करीब है, रेयरफैक्शन जहां पार्टिकल्स दूर दूर है। वेवलेंथ का एक और कॉन्सेप्ट समझिएगा, या एक और तरह से वेवलेंथ को डिफाइन। ये कंप्रेशन है, ये क्या है, ये भी कंप्रेशन है।
अच्छा, अगर मैं इसी वेव को आगे कंटिन्यू करूं ताकि आपको बात ना ज़रा अच्छे से समझ में आ जाए, पूरा फील आ जाए ना कॉन्सेप्ट का। देखो समझना, इधर आएगा, इससे वाला इधर। देखो एक में कंप्रेशन आएगा, एक में रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, ऐसे कहानी चलती जाएगी। तो परेशान नहीं होना कि ये मैं बना किस तरह से रहा हूं, ठीक है। कहानी वही है, जहां पार्टिकल्स करीब करीब है कंप्रेशन। वेवलेंथ को डिफाइन करने का एक और तरीका, ये जो कंप्रेशन है ना, कंप्रेशन के सेंटर से दूसरे कंप्रेशन के सेंटर तक का फासला वेवलेंथ कहलाता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में कैसे डिफाइन करते हैं, एक कंप्रेशन के सेंटर से दूसरे कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के सेंटर तक का फासला क्या कहलाता है, वेवलेंथ। और देखो वही तो चीज है, ट्यूं एक वेव पूरी हो गई, एक कंप्रेशन के सेंटर से दूसरे कंप्रेशन के सेंटर तक का फासला क्या कहलाता है, वेवलेंथ। रेयरफेक्शन से डिफाइन करें, कर ले भाई, ये कंप्रेशन है तो इससे पीछे वाला क्या रहा होगा, रेयरफेक्शन। सही है, देखो एक रेयरफेक्शन के सेंटर से दूसरे ये यहां से गुजरेगा, ये इधर से दूसरे रेयरफेक्शन के सेंटर तक, ये क्या कहलाता है, वेवलेंथ। एक रेयरफेक्शन के सेंटर से दूसरे रेयरफेक्शन के सेंटर तक क्या कहलाता है, वेवलेंथ, लैम्डा। तो लैम्डा लैम्डा कंप्रेशन के सेंटर से कंप्रेशन के सेंटर तक, रेयरफेक्शन के सेंटर से रेयरफेक्शन के सेंटर तक। क्लियर हो गया। ये जो मेरा बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, इनको हम लोग कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं, जहन में रखिएगा। इसमें प्रेशर और डेंसिटी आपके पास वेरी होती हुई जा रही होती हैगी। क्लियर है। अभी मजीद बात भी आएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट का फील आ गया। जहां पार्टिकल्स करीब करीब कंप्रेशन, जहां दूर दूर वहां रेयरफेक्शन। बनाएंगे कैसे, ऐसे डमी सा साइनोसॉइड बनाना, पहले वाले में रेयरफेक्शन कंप्रेशन, रेयरफेक्शन कंप्रेशन, रेयरफेक्शन कंप्रेशन। क्लियर है। कॉपी कर लो, दो सवाल जो माजी में आए हुए इतने टॉपिक से वो करते हैं, देन वी आर डन। अब देखो मेरा बेटा, मैंने आपके सामने 3 के करीब सवालात मेंशन किए हैं जो कि हमारे अभी तक के टॉपिक से रिलेटेड हैं। सबसे पहला काम ये करो, वीडियो को पॉज करो, इन सवालों को नोट करो, कुछ जगह छोड़ो फिर अगला सवाल, कुछ जगह छोड़ो फिर अगला सवाल। तसल्ली से एक बार अपना सिंसियर अटेम्प्ट दो। 4 ऑप्शन 4 ऑप्शन 4 ऑप्शन तीनों में दिए हुए। ये सवाल नस 2023, आर्मी मेडिकल कॉलेज 2021, NTS नेशनल टेस्टिंग सर्विस 2015। क्लियर है। चलो कर लिया। देखो पहला सवाल कहते हैं, इन अ रिपल टैंक 40 वेव्स पास थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन 1 सेकेंड। इफ लैम्डा इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द वेव। आपसे वेव की वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है, स्पीड ऑफ द वेव पूछ रहा है। हमें पता है स्पीड ऑफ द वेव होता है v इक्वल्स एफ लैम्डा, फॉर्मूला हमें पता है वेव वेलोसिटी का। फ्रीक्वेंसी नहीं पता आपको, लैम्डा आपको पता है मेरा बेटा, लैम्डा कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाते हैं, 100 से डिवाइड कर दो या 10 पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे भैया 100 से डिवाइड करा मतलब 10 पावर 2 से डिवाइड किया, ऊपर जाएगा तो 10 पावर -2। अब जरा आप ये जुमला पढ़ो, 40 वेव्स पास थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन 1 सेकेंड। मैंने आपको वेव्स के केस में फ्रीक्वेंसी निकालना सिखाया था, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो 40 वेव पास कर रही हैं 1 सेकेंड में, तो भैया जितनी वेव गुजरेंगी उतना ज्यादा ऑसिलेट करेगा। एक वेव गुजरी, एक ऑसिलेशन, दूसरा एक और ऑसिलेशन, तीसरा एक और, तो 40 वेव मतलब 40 ऑसिलेशन कितनी देर में, 1 सेकेंड में। तो गोया फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 40 हर्ट्ज। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू प्लेस करनी है। v इक्वल्स एफ लैम्डा 5 × 10 पावर -2, और ये कितना है, ये क्या आ गया, लैम्डा आ गया, और f कितना है 40 है। मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 से कितना होता है मेरा बेटा 200 × 10 की पावर -2, 2 0 से 2 0 मर जाएंगे, आंसर आता है 2 मीटर पर सेकेंड। सर मीटर पर सेकेंड क्यों, क्योंकि मेरा बेटा मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया था और ये भी मेरे पास हर्ट्ज में था, यानी कि साइकिल पर सेकेंड में था। आंसर इज कमिंग आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। चलो अब ये वाला सवाल देख लो, चाहे वो कर लो चाहे ये कर लो, एक ही बात है। कहता है साइनोसॉइडल वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग आ रोप। हमें पता है रस्से में जो रोप में जो वेव्स क्रिएट होती हैं वो साइनोसॉइडली ट्रेवल करती हैं, अभी देख भी चुके हैं। ऑसिलेटर दैट जनरेट्स वेव कंप्लीट 40 वाइब्रेशन इन 30 सेकेंड्स। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। अगर मैं रस्से के शुरू में एक मास स्प्रिंग सिस्टम लगा दूं, तो जब मास स्प्रिंग सिस्टम ऐसे ऑसिलेट करेगा तो उस रस्से में वेव्स प्रोड्यूस होंगी जो प्रोपेगेट करती हुई जाएंगी, तो उसी को ऑसिलेटर कह रही है। ऑसिलेटर दैट जनरेट वेव कंप्लीट 40 वाइब्रेशन इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में 40 बार वाइब्रेट किया।
एक बार वाइब्रेट करने पर एक वेव जाएगी, दूसरी बार वाइब्रेट करने पे दूसरी वेव, तो 40 वाइब्रेशन का मतलब 40 वेव्स गई कितनी देर में? 30 सेकंड में। तो पहले तो फ्रीक्वेंसी निकाल ले भाई, 40 वाइब्रेशंस या 40 वेव्स गई कितनी देर में? 30 सेकंड में। तो क्या आंसर आता है? 4/3 हर्ट्ज। सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं है क्योंकि हमें विदाउट कैलकुलेटर काम करना आना है, क्योंकि एंट्री टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। आगे, ऑल्सो अ गिवन मैक्सिमम, अब ये एक और अहम बात है, ऑल्सो अ गिवन मैक्सिमम ट्रेवल्स 425 सेंटीमीटर अलोंग द रोप इन 10 सेकेंड। अब देखो, मैं जब बार बार कहता हूं ना कि कॉन्सेप्ट को एक ही बार तमीज से पढ़ो, चाहे बोर्ड लेवल के लिए पढ़ रहे हो या ई कैट एमटी कैट लेवल के लिए, ताकि जब क्वेश्चन आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखो, आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप ये वाले जुमले को ना रिलेट कर पा रहे हो। अगर अभी तक नहीं भी जहन में आ रहा तो अब आ जाएगा जहन में। देखो समझो, शुरू में मान लो ये वेव सिर्फ इस तरह से थी, अब क्या हुआ, आपके पास वेव पे वेव क्रिएट होती गई, तो भाई साहब और वेव आती गई और वेव आती गई। अब समझना जरा बात को, स्टार्ट में समझना, ये यहां पे था, यानी कि समझ लो यहां पे था, अब ये जाहिर है आगे जा रहा है, तो ये पॉइंट यहां से उठ के आ गया यहां पे। समझिएगा बात को क्या कह रहा है, फिर दोबारा पढ़ते हैं। तो ये इसने कोई डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस कितना कह रहा है, कितना कवर किया? 425 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया? 425 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया। कितनी देर में मेरा बेटा? 10 सेकंड में। अब सवाल पढ़ो दोबारा से। देखो भैया, जब मैं ऐसे ऐसे वेव प्रोड्यूस करता जाऊंगा तो पहली वेव थी, जब मैं दूसरी वेव प्रोड्यूस करूंगा तो पहली वाली आगे चली जाएगी, दूसरी उसकी जगह आ जाएगी। एक और प्रोड्यूस करूंगा तो ये दोनों आगे जाएंगी, तीसरी यहां आ जाएगी। एक और प्रोड्यूस करी तो आगे जा रहे हैं, तो पहली वेव का मैक्सिमा आगे गया। देखो क्या कह रहा है, कहता है ऑल्सो अ गिवन मैक्सिमम, जो भी गिवन मैक्सिमम था, दैट ट्रेवल्स 425 सेंटीमीटर अलोंग द रोप इन 10 सेकेंड। रोप के अलोंग कितना आगे चला गया? 425। अच्छा, ये मैंने वैसे ही डमी दिखाया, हो सकता है इससे और कहीं आगे चला गया हो या पीछे गई हो। तो 425 सेंटीमीटर गया कितनी देर में? 10 सेकेंड में। ये क्या चीज है? वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव पर यूनिट टाइम। वेव ने कितना फासला कवर किया डिवाइडेड बाय कितनी देर लगी। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय द वेव टू कवर दैट डिस्टेंस। तो भाई साहब आ जाएगा, वेव वेलोसिटी आ गई। वेव वेलोसिटी कैसे आएगी? 425 सेंटीमीटर अपॉन में क्या आ जाएगा भैया? कितनी देर लगी? 10 सेकेंड लगे। तो भाई साहब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 5 के टेबल से कट रहा है, 5 2 हो गया 10, 5 8 हो गया 40, 2 यहाँ चला गया, 5 5 हो गया 25। तो जनाब यह आ गया 85/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब निकालना क्या है? वेवलेंथ ऑफ द वेव निकालनी है। लैम्डा विल बी इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय एफ। ठीक है, वी कितना है? 85/2 और यूनिट क्या है? सेंटीमीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी भी निकाली थी, 4/3। हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? पर सेकंड। तो भाई सेकंड से सेकंड तो वैसे ही मर जाएगा। अरे भैया, ये यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड, ये यूनिट क्या है? पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी का यूनिट साइकिल पर सेकंड या पर सेकंड भी तो होता है, सेकंड इनवर्स कहते हैं। सेकंड से सेकंड मर गया, सिर्फ सेंटीमीटर बच रहा है। यहां से सिंप्लीफाई कर लो, 85/2 मल्टीप्लाई बाय, इसे पलट देंगे, क्या बनता है? 3 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर हो गया? सिंप्लीफाई कर ले भाई, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? ये 8 बन गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। 8 के टेबल में 85, देखो भैया 8 10 तो होता है 80, 85 में से 80 निकाल दिया, 5 बच गया। सही है? अब डेसिमल लगा दिया, आगे 0 लगा सकते हैं। 8 6 होता है मेरा बेटा हमारे पास 48, 2 बच गया। फिर डेसिमल लगा हुआ है, 1 0 लगा सकते हैं। 8 2 होता है मेरा बेटा हमारे पास 16, 20 में से 16 गया, 4 बच गया। डेसिमल लगा हुआ है, 1 0 लगा सकते हैं, 5 आ गया यहाँ पे। 10.625 इसकी जगह पे बचा, इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करना है अभी। चलो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 15, 5 आया 1 गया, 3 2 6, 6 + 1 7, 3 6 18 और ये आ गया। डेसिमल लगा, 1 एज इट इज, 3 1 3, 31.875। राउंड ऑफ कर लो इसे जरा, क्या बचता है? ये 32 और सेंटीमीटर में ही आंसर आना था, तो 32 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ रहा है। क्लियर हो गया? देख रहे हो कैसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मिला के उसने आपसे ये एक सवाल पूछ लिया। चलो इतना हिस्सा कॉपी कर लो, अगले सवाल पे चलते हैं। चलो भैया 3 तक गिनने के बाद मिटा रहा हूं, 1 2 चलो 3। ठीक है, अब देखो भैया हमारे पास जो अगला सवाल है, अगला सवाल वंस अगेन अच्छा क्वेश्चन है। बेसिक से छोटे से कॉन्सेप्ट को उसने जोड़ के आपसे एक सवाल पूछ लिया। देखो भैया कहता क्या है,
आपको कहता है अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज प्रोड्यूस्ड, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस हुई कहां पे मेरा बेटा, ऑन अ टॉय स्लिंकी। टॉय स्लिंकी क्या होता है, वो जो एक बड़ा सा स्प्रिंग होता है ना, ऐसे ऐसे खुल बंद हो जाता है, दैट इज टॉय स्लिंकी। वेलोसिटी ऑफ द वेव आपको दिया है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी दिया है 20 हर्ट्ज या 20 सेकेंड इनवर्स भी कह सकते हो उसे। व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस ऑफ द स्लिंकी, समझिएगा फिर पढ़ो, व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस ऑफ द स्लिंकी, ये समझना जरा। देखो भैया, ये मान लो आपके पास एक स्लिंकी है नॉर्मल हालत के अंदर, ये नॉर्मल हालत में आपका स्लिंकी आ गया, ठीक है। अगर मैं यहां से क्या करता हूं, ऐसे कंप्रेस करता हूं और एक्सटेंड करता हूं, तो कंप्रेस और एक्सटेंड करने की वजह से क्या होगा, जब कंप्रेस करूंगा तो ये आगे वाले पे फोर्स लगाएगा, और जब एक्सपेंड करूंगा तो ये वाला तो पीछे आ जाएगा, लेकिन जिस पे इसने फोर्स लगाई थी वो आगे चला गया, तो कंप्रेशन ऐसे मूव करती भी जाएगी। देखो समझना, जैसे साउंड का फिनोमिना था, मैंने कंप्रेस किया, जो पार्टिकल आगे वाले पे फोर्स लगा रहा है, जिस पे फोर्स लगी वो तो आगे जाने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन जिसको आपने पीछे घसीट लिया वो पीछे आ जाएगा। ऐसे फोर्स लगाई, इसने अगले पे फोर्स लगाई, ये आगे जा रहा है, लेकिन इसको आपने पीछे खींच लिया, फिर इसने अगले वाले पे फोर्स लगाई, अब ये भी पीछे आ गया। ऐसे समझ रहे हो, कंप्रेशन आगे मूव करती भी जा रही है। अगर आप बार बार ऐसे करोगे तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन ऐसे मूव करता हुआ जा रहा होगा। तो इसी को अगर मैं डिजाइन करूं, देखो रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन। अब समझना जरा, मेरा बेटा दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, ये एक कंप्रेशन है, ये दूसरा कंप्रेशन है, दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के दरमियान का डिस्टेंस आपसे पूछ रहे हैं। कंप्रेशन के सेंटर से अगले कंप्रेशन के सेंटर तक का डिस्टेंस क्या हुआ करता था, वेवलेंथ हुआ करता था। अब देखो जालिम एग्जामिनर ने ये नहीं बोला कि वेवलेंथ ऑफ द वेव निकालो, क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस ऑफ द स्लिंकी, ये कह रहा है जालिम। चेक करा आपने, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस ऑफ द स्लिंकी पूछ रहा है, ठीक है मेरा बेटा। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन ऑफ स्लिंकी। तो मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस क्या होगी, वेवलेंथ ही तो होगी। ये वो ऐसे भी कह सकता था, व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शंस ऑफ द स्लिंकी। तो भैया एक रेयर फ्रैक्शन के सेंटर से दूसरे रेयर फ्रैक्शन के सेंटर तक का फासला क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। तो वेवलेंथ पूछ रहा है आपसे वो, भाई निकाल ले, लैम्डा विल बी इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय एफ। तो वी कितना है भैया, 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी कितना है 20 हर्ट्ज, यानी कि 2 × 10 1/सेकेंड या सेकेंड इनवर्स। सेकेंड से सेकेंड मर गया क्योंकि सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए हुए, 0 से 0 चला गया, 3/2 1.5, 3/2 क्या होता है भाई 1.5। क्लियर हो गया बच्चे। इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन, एक बलूचिस्तान बोर्ड का है, एक फेडरल बोर्ड का है, वो मैंने नोट्स में आपके होमवर्क के तौर पे डाले हैं। वो क्वेश्चन भी कभी कभार पास पेपर में आ जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन जो आर्मी मेडिकल कॉलेज में आया है, ये एज इट इज आपको केपीके बोर्ड की जो किताब है उसकी एक सॉल्व एग्जाम्पल के तौर पर ये नजर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये था मेरा बेटा हमारे पास लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने हमारी वेव्स की जो कॉन्सेप्ट था उसको अच्छे से स्टडी किया था। अगले लेक्चर में वेव फंक्शन के ऊपर बात करेंगे कि जो आपकी प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव होती है उसकी इक्वेशन कैसे डिफाइन करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं। फिर उसके बाद तीसरे लेक्चर में जाके हम फेज डिफरेंस या फेज ऑफ द वेव के बारे में बात करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है भाई।